देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या स्क्रीन शेयर है? यस मैम। ठीक है। अच्छा देखो हम लोग फाइनल अकाउंट्स का ये जो है प्रैक्टिकल क्वेश्चंस जो है ये हम लोग का बाकी था, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अच्छा तो इसमें देखो हम लोग का क्वेश्चन में क्या दिया है, from the following particulars extracted from the books of Ganguly, prepare the trading and profit and loss account and balance sheet as at 31st March 2020 after making the necessary adjustment। मतलब वही मिस्टर गांगुली के बुक्स में हमें उनका फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करके देना है, यानी ट्रेडिंग पीएल और बैलेंस शीट बना के देना है। ठीक है। अब यहाँ पर जो है हम लोग को दिया हुआ है, बहुत सारे आइटम दिया हुआ है, जैसे कि देखो कैपिटल पता है कहाँ आता है, बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में स्टॉक का ओपनिंग स्टॉक है 1,4 लिखा हुआ है तो ट्रेडिंग में आएगा, सेल्स ट्रेडिंग में आएगा, सेल्स रिटर्न सेल्स से लेस होगा, परचेज ट्रेडिंग में आएगा, परचेज रिटर्न परचेज से लेस होगा, कैरेज इनवर्ड ट्रेडिंग में आएगा, रेंट पीएल में आएगा, सैलरी पीएल में आएगा, सन्ड्री डेटर बैलेंस शीट में एसेट में आएगा, सन्ड्री क्रेडिटर लाइबिलिटी में आएगा, लोन फ्रॉम देना बैंक तो ये भी हम लोग का लाइबिलिटी हो गया, इंटरेस्ट पेड ये एक्सपेंस है तो पीएल में आएगा, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है पीएल में आएगा, एडवर्टाइजमेंट भी पीएल में आएगा, इंटरेस्ट रिसीव्ड ये पीएल में आएगा लेकिन क्रेडिट साइड में इनकम है, कैश विथ ट्रेडर्स बैंक लिमिटेड मतलब इस बैंक में इनका कैश जो है डिपॉजिट है, मतलब सेविंग्स अकाउंट वगैरह बना हुआ होगा उसमें है, तो ये हो गया एसेट, ये बैलेंस शीट में आना चाहिए, डिस्काउंट रिसीव्ड ये भी हम लोग का पीएल में आएगा, इन्वेस्टमेंट किया है तो इन्वेस्टमेंट हम लोग का बैलेंस शीट में एसेट में आएगा। ठीक है। और इन्वेस्टमेंट से जो इंटरेस्ट अर्न होगा, क्योंकि यहाँ पर देखो इंटरेस्ट अर्न बोल रखा है 5%। इंटरेस्ट अर्न देखो बोल रखा है 5%, तो हम लोग को ना इंटरेस्ट अर्न चेक करना पड़ेगा कि ये देखो यहाँ एक इंटरेस्ट रिसिप्ट दिया हुआ है 7250 और यहाँ इन्वेस्टमेंट में 5% इंटरेस्ट मिलेगा और इन्वेस्टमेंट बोल रहा है 1/4/2019 का, तो हमें चेक कर लेना चाहिए कि 25,000 का अगर इन्वेस्टमेंट है और इंटरेस्ट अगर 5% कुछ नहीं बोला है यानी कि पर एनम, और इन्वेस्टमेंट अगर 1/4/19 से है तो 31 मार्च 20 यानी कि पूरे 1 ईयर का कितना हम लोग का इंटरेस्ट का इनकम होना चाहिए। ठीक है। तो चेक करते हैं कितना इंटरेस्ट का इनकम होना चाहिए, यहाँ पर 25,000 इंटू 5% इंटू 12/12 मतलब 1250 होना चाहिए इंटरेस्ट रिसिप्ट, जिसमें से यहाँ इंटरेस्ट रिसिप्ट दिख रहा है 7250, तब इसका मतलब कुछ और भी एडजस्टमेंट वगैरह हो सकता है, मतलब और कोई इंटरेस्ट इनकम हो सकता है जिसके बारे में शायद हमें नीचे दे दिया हो, हम लोग पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। फर्नीचर बोला है ये फिक्स्ड एसेट है, बैलेंस शीट में जाएगा, डिस्काउंट अलाउड पीएल में जाएगा, जनरल एक्सपेंस पीएल में जाएगा, ऑडिट फीस पीएल में जाएगा, फायर इंश्योरेंस प्रीमियम पीएल में जाएगा, ट्रैवलिंग एक्सपेंस पीएल में जाएगा, पोस्टेज टेलीग्राम पीएल में जाएगा, कैश इन हैंड बैलेंस शीट में आएगा, डिपॉजिट किया गया है डेबिट लिखा हुआ है, मतलब हम लोगों ने मतलब इन्होंने मिस्टर गांगुली ने बैंक में पैसा डिपॉजिट किया है तो उनके लिए एसेट है, बैंक के लिए लाइबिलिटी है लेकिन उनके लिए एसेट है, तो ये जो डिपॉजिट है ये हम लोग का क्या हो जाएगा, ये हम लोग का एसेट साइड में जाना चाहिए। ठीक है। अब डिपॉजिट से भी देखो इनकम होगा इंटरेस्ट का, डिपॉजिट यानी कि वो एफडी होता है ना फिक्स डिपॉजिट, उसी का बात हो रहा है, देखो इंटरेस्ट देगा, बैंक ने बोला है 10%, कुछ नहीं बोला है तो पर एनम, कब से है ये डिपॉजिट बोल रहा है 1/4/2019 से है तो 31 मार्च 2020 तक 1,50,000 में कितना इंटरेस्ट इनकम इनका हुआ होगा। गुड मॉर्निंग सुमित। मॉर्निंग मैम। अच्छा अब देखते हैं कितना हो रहा है, यहाँ पर पूरे 1 ईयर का चेक करते हैं, 1,50,000 इंटू 10% है, ये क्या हो गया 15,000। ठीक है 15,000 इंटरेस्ट इनकम दिख रहा है और यहाँ पर 1250, तो टोटल इंटरेस्ट रिसिप्ट कितना होना चाहिए प्लस 1250, तो ये होना चाहिए 16,250, बट इंटरेस्ट रिसिप्ट दिख रहा है सिर्फ और सिर्फ 7,250। देखो
इन डिपॉजिट एसेट होता है, बट डिपॉजिट से जो इंटरेस्ट अर्न हो रहा है वो हम लोगों का इनकम होता है, ठीक है। तो ये डिपॉजिट का अमाउंट एसेट है, ये तो एसेट में ही आएगा, ये इन्वेस्टमेंट का अमाउंट भी एसेट है, एसेट में ही आएगा, लेकिन 5% का इंटरेस्ट, यहाँ 10% का इंटरेस्ट, ये हम लोग का इनकम है और ये हम लोग का पीएल में आना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग का टोटल इंटरेस्ट रिसिप्ट कितना हो रहा है, देखो टोटल इंटरेस्ट रिसिप्ट हो रहा है यहाँ पर हम लोग का 15,000 और यहाँ पर कैलकुलेट करके देखा मैंने 1250 हो रहा है, तो टोटल 16,250 हो रहा है, जबकि इंटरेस्ट रिसीव हम लोग को सिर्फ 7,250 दिखा रहा है। इसका मतलब हम लोगों का आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, -7,250 कर लो, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 9,000 होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये कैलकुलेशन हमें करके देखना पड़ेगा कि कितना हो रहा है। अच्छा, ये हमें चेक करना पड़ेगा कि 9,000 आउटस्टैंडिंग हो रहा है, ये हमें वर्किंग नोट में प्रिपेयर करना पड़ेगा। और इसका एडजस्टमेंट कैसे लिखेंगे हम लोग, जब इंटरेस्ट रिसिव लिखेंगे तब हमें पूरा अमाउंट लिखना पड़ेगा और आउटस्टैंडिंग बोल के बाकी दिखाना पड़ेगा। तो वो हम लोग वर्किंग नोट में फिर से देख लेंगे एक बार, जस्ट मैंने यहाँ गो थ्रू करवा दिया कि अगर यहाँ कोई इंटरेस्ट का रेट दिया हुआ है तो जरूर से कैलकुलेट करके देखो कि इंटरेस्ट रिसिव कितना दिख रहा है। अच्छा, यही इंटरेस्ट रिसिप्ट में ये सब इंक्लूडेड है, ये मुझे कैसे पता चला, देखो इंटरेस्ट रिसिप्ट एक ही बार दिया हुआ है पूरे ट्रायल बैलेंस में ना, इंटरेस्ट रिसिप्ट एक ही बार दिया हुआ है, अलग दिया हुआ भी नहीं है। और सिर्फ इन जनरल फॉर्म में इंटरेस्ट रिसिप्ट ये लैंग्वेज यूज किया गया, इंटरेस्ट रिसिप्ट फ्रॉम इन्वेस्टमेंट या इंटरेस्ट रिसिप्ट फ्रॉम डिपॉजिट ऐसा नहीं दिया है, ठीक है। इसी वजह से हम लोग यहाँ पर इंटरेस्ट रिसिप्ट का मतलब यही वाला जो है, ये इन्वेस्टमेंट का भी हमें बता रहा होगा और डिपॉजिट का भी बता रहा होगा, ये इंप्लाइड हो गया बात, क्योंकि हमारे पास दूसरा कोई इंटरेस्ट रिसिप्ट दिया ही नहीं है, ठीक है। और इस पे कुछ अलग से नाम भी नहीं दिया है, तो इसका मतलब ये टोटल इंटरेस्ट रिसिप्ट का ही बात हो रहा है। उसके बाद यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक बोला है 3,93,000, ये हम लोग का ट्रेडिंग अकाउंट में भी जाएगा और बैलेंस शीट में जाएगा, लेकिन यहाँ कुछ एडजस्टमेंट बोल रखा है। दिस इंक्लूड्स गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर एज ऑन 31 मार्च 2022 द वैल्यू 15,000 फॉर विच नो एंट्री हैज बीन पास्ड इन द बुक्स। बोल रहा है कि एक कस्टमर ने जो है गुड्स रिटर्न कर दिया, ठीक है, लेकिन उसका एंट्री नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया पता है, क्योंकि देखो एंड डेट में इन्होंने रिटर्न किया है और इनका फाइनल अकाउंट्स बनना स्टार्ट हो गया होगा, उसके बाद इन्होंने रिटर्न किया, जो भी हो बोल दिया है क्लियरली कि एंट्री नहीं हुआ। तो अगर सेल्स रिटर्न हुआ है तो एंट्री क्या होना चाहिए, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सेल्स होना चाहिए, ठीक है। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सेल्स होना चाहिए, मतलब सेल्स रिटर्न से ये लेस होगा, क्योंकि हमें पता है कि हर एक एडजस्टमेंट दो बार पुट होता है, एक बार तो ये सेल्स रिटर्न से लेस हो जाएगा। और दूसरा कहा जाना चाहिए, बोल रहा है कि 3,93,000 जो क्लोजिंग स्टॉक इन्होंने कैलकुलेट कर रखा था वो ये रिटर्न से पहले कैलकुलेट किया होगा, इसीलिए बोल रहा है इसमें ये 15,000 इंक्लूड्स है, ठीक है। दिस इंक्लूड्स गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर ऑन 31 मार्च 2022 द वैल्यू ऑफ 15,000। इसका मतलब इससे हमें एक्सक्लूड करने का जरूरत नहीं है, मेरा बात समझो। अगर सेल्स रिटर्न हुआ है तो वो मेरा क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा, कस्टमर ने आके मुझे स्टॉक रिटर्न कर दिया, प्रैक्टिकली सोच के देखो तो क्या होगा, मेरा सेल्स को मुझे कम करना पड़ेगा जितने से वो सेल था, और वो मेरा प्रोडक्ट जो है मेरे पास गोडाउन में आ जाएगा, यानी मेरा क्लोजिंग स्टॉक बन जाएगा। तो ये 3,93,000 में अगर ये इंक्लूडेड है तो अच्छा बात है, अगर ये एक्सक्लूडेड होता तो हमें इंक्लूड करना पड़ता, ठीक है। तो इसका मतलब ये सेकेंड एडजस्टमेंट तो हुआ नहीं, 15,000 का दो जगह एडजस्टमेंट होना चाहिए, एक तो सेल्स रिटर्न से लेस होगा और क्लोजिंग स्टॉक में ऑलरेडी एडजस्टेड है, तो एक बार और कहाँ होना चाहिए, जो डेटर बना हुआ है ना ट्रायल बैलेंस में, वो तो इसको इंक्लूड करके ही बना होगा, क्योंकि ट्रायल बैलेंस में यहाँ ऊपर जो डेटर का अमाउंट था वहां पर तो ये सेल भी इंक्लूडेड था। अभी अगर सेल्स को कम कर रहे हैं तो डेटर से सेल्स को कम करके दिखाना पड़ेगा, सेल्स रिटर्न बोल के, क्योंकि डेटर पहले कैलकुलेट हो गया है, तभी तो यहाँ पर ट्रायल बैलेंस में दिख रहा है और उसके बाद स्टॉक रिटर्न में आया है। तो इसका मतलब मुझे क्लोजिंग स्टॉक में दिखाना चाहिए, जो कि ऑलरेडी यहाँ पर इंक्लूडेड किया हुआ है, तो अच्छा बात है, नहीं दिखाना पड़ेगा, मतलब इंक्लूडेड है तो दोबारा क्यों इंक्लूड करें। हाँ, सेल्स रिटर्न हम एंट्री नहीं हुआ है सेल्स रिटर्न का, तो सेल्स रिटर्न का एक एंट्री क्या है, सेल्स रिटर्न टू सेल्स, ठीक है। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सेल्स रिटर्न को सेल्स से लेस करना पड़ेगा, एज वेल एज जो डेटर बना हुआ था उसको भी उतने से कैंसिल करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग डेटर को 15,000 से कम करके दिखाएंगे कि हम लोग का जो रिसीवेबल अमाउंट है, डेटर हमें रिसीवेबल अमाउंट बताता है, वो 15,000 से कम हो जाएगा। परचेज इंक्लूड्स फर्नीचर 1 Jan 2020 10,000, ऐसा हम लोगों ने लास्ट दिन भी किया था, परचेज में फर्नीचर इंक्लूड कर रखा है,
ये गलत है क्योंकि ये स्टॉक नहीं है, फिक्स्ड एसेट है, ठीक है, ये कोई करंट एसेट नहीं है। तो परचेज हम लोग का ज्यादा दिख रहा होगा। एंट्री क्या कर दिया है, एंट्री कर दिया है परचेज टू कैश या बैंक, लेकिन एंट्री क्या होना चाहिए, फर्नीचर टू, यहाँ पर कैश या बैंक होना चाहिए। तो करेक्ट एंट्री कैसे करेंगे, करेक्ट एंट्री हमें करना पड़ेगा फर्नीचर टू परचेस, है ना। तो फर्नीचर को डेबिट करेंगे, यानी फर्नीचर मुझे 10,000 से दिखाना पड़ेगा और परचेस से 10,000 लेस करना पड़ेगा। ये तो एंट्री बता रहा है। लॉजिकली सोच के देखो, जब मेरा ये स्टॉक परचेस है नहीं, उसमें अगर मैंने 10,000 दिखा रखा है तो मेरा परचेस का जो एक्सपेंस है वो 10,000 से ज्यादा दिख रहा होगा। और फर्नीचर मैंने रिकॉर्ड ही नहीं किया होगा, तो मुझे फर्नीचर 10,000 से रिकॉर्ड कर लेना चाहिए। डेप्रिसिएशन उस पे लगना है 10%, तो डेप्रिसिएशन लगाएंगे तो फर्नीचर से भी लेस कर देंगे और पीएल में भी उसे चार्ज कर देंगे, ठीक है। ये हम लोग का थर्ड नंबर एडजस्टमेंट कैसे होगा वो भी हम लोगों ने देख लिया। अब नेक्स्ट देखो क्या बोल रहा है, द लोन अकाउंट फ्रॉम देना बैंक इन द बुक्स ऑफ गांगुली अपीयर्स एज फॉलोज। तो इन्होंने जो देना बैंक से लोन ले रखा था, ये देखो 1 लाख का, वो कैसे दिख रहा है, ये देखो यहाँ पर दिख रहा है बाई बैलेंस बीडी 50,000 और यहाँ दिख रहा है टू बैलेंस सीडी। ये एक्चुअली नीचे आना चाहिए, टू बैलेंस सीडी ऐसे करके ये नीचे आना चाहिए। चलो कोई बात नहीं, ऊपर साइड में लिख दिया है। ये हम लोग का ओपनिंग लाइबिलिटी हो गया। ये हम लोग का क्या है, ओपनिंग लाइबिलिटी। ये हम लोग का क्या है, क्लोजिंग लाइबिलिटी। देखो यहाँ पर तो बोल रहा है कि इनका लोन का अमाउंट 1 लाख दिख रहा है, तो क्लोजिंग लाइबिलिटी 1 लाख ही दिखेगा। और पहले से इन्होंने 50,000 लोन लिया होगा, इसीलिए ओपनिंग लाइबिलिटी 50,000 दिख रहा है। और यहाँ पर बाय बैंक 50,000 दिख रहा है, मतलब इन्होंने कुछ अमाउंट जो है इन्होंने बैंक से 50,000 लिया होगा। अच्छा देखो ये ऐसे है, पहले इनका लोन था 50,000, पहले से इन्होंने लोन ले रखा था 50,000, करेंटली और भी लोन लिया है। रीड करके देखो, बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन फ्रॉम देना बैंक, ये लोन अकाउंट है देना बैंक का। तो ये एंट्री को अगर रीड करोगे तो बैंक टू लोन फ्रॉम देना बैंक होगा ना। तो इन्होंने फिर से देना बैंक से लोन ले लिया, पहले से 50,000 का लोन था और 50,000 ले लिया, यानी टोटल लोन का अमाउंट 1 लाख हो गया। ये अकाउंट हमें यही बता रहा है और यही 1 लाख देखो यहाँ पर हमें शो कर रहा है, ठीक है, कि लोन फ्रॉम देना बैंक कितना है, 1 लाख है। अच्छा अब नेक्स्ट देखते हैं, देखो यहाँ पर आगे क्या बोला है, sundry debtor includes 20,000 due from रॉबर्ट एंड सन्ड्री क्रेडिटर इंक्लूड्स 10,000 ड्यू टू हिम, ठीक है। ये जो पॉइंट है इसको हम लोग बोलते हैं म्यूचुअल सेटअप, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं म्यूचुअल सेटअप। क्यों, क्योंकि यहाँ पर मिस्टर रॉबर्ट जो है वो डेटर भी है एज वेल एज वो क्रेडिटर भी है। देखो डेटर में जितना भी अमाउंट हमें मिलना है मार्केट से, मिस्टर गांगुली को डेटर के हिसाब से जितना भी मिलना है उसमें से 20,000 रॉबर्ट से मिलेगा। और क्रेडिटर का जितना भी बैलेंस दिखा रहा है ट्रायल बैलेंस, उसमें क्रेडिटर जो है 10,000 का रॉबर्ट भी है। मतलब सीधा सा बात ये है कि अगर ये मिस्टर गांगुली है और ये अगर रॉबर्ट है तो मिस्टर गांगुली को इनको देना पड़ेगा 10,000 और मिस्टर गांगुली को रॉबर्ट देंगे, ये देखो मैंने एरो लगा दिया, 20,000। अब ऐसा जब एडजस्टमेंट होता है हम लोग उसे सेट ऑफ कर देते हैं, ठीक है। सेट ऑफ का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो 10 रुपए का प्रॉफिट है और मान लो 8 रुपए का लॉस है, तो दोनों को सेट ऑफ करके बोलेंगे 2 रुपए का प्रॉफिट है, ठीक है। अगर एक ही बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में 10 रुपए का प्रॉफिट है और 8 रुपए का लॉस है, तो दोनों को अगर हम लोग सेट ऑफ, इसको बोला जाता है कि हम लोग बोलेंगे, ऐसा थोड़ी ना बोलेंगे अच्छा 10 का प्रॉफिट 8 का लॉस, ऐसे बोलेंगे ना 2 रुपए का प्रॉफिट है, 2 रुपीज प्रॉफिट बिकॉज 8 रुपीज लॉस है, तो इसको हम लोगों ने सेट ऑफ कर दिया, ठीक है। वैसे ही अगर एक ही पर्सन मेरा डेटर भी है क्रेडिटर भी है, ये देखो गांगुली को इनको देना है 10,000, तो गांगुली के लिए 10,000 का क्रेडिटर है ये और गांगुली को इनसे मिलेगा 20,000 यानी डेटर भी है। तो सेट ऑफ करने से नेट अमाउंट कितना आएगा पता है, सेट ऑफ हम लोग दोनों साइड करेंगे। मतलब क्या करेंगे, ये मिस्टर गांगुली क्या बोलेंगे, देखो मिस्टर गांगुली बोलेंगे कि मुझे तो आपसे 20,000 मिलेगा, किसको बोल रहे हैं, रॉबर्ट को। तो रॉबर्ट बोलेंगे तो क्या करना है, तो गांगुली बोल रहे हैं कि देखो हम आपको 10,000 नहीं दे रहे हैं, आपसे मुझे जो 20,000 मिलेगा ना उसको सेट ऑफ कर लो, आप मुझे 20 की जगह 10,000 दे देना। सुनो क्या बोल रहा है, इन लोगों ने कैसा एडजस्टमेंट किया, ये हो गया गांगुली, ये हो गया रॉबर्ट, इतना लेन देन का
कैंसिलेशन हटाओ। गांगुली बोल रहे हैं कि मुझे सिर्फ 10,000 दे दो, हमारा सेटअप हो जाएगा। देखो सही बात है, ये अगर 10,000 दे देंगे तो सेटअप हो जाएगा ना। बात तो एक ही बात, ये इनको 10,000 देंगे, ये इनको 20,000 देंगे। बेसिकली रॉबर्ट अगर गांगुली को 10,000 दे देंगे तो एडजस्टमेंट हो जाएगा। इस तरीके के जो एडजस्टमेंट है इसे हम लोग म्यूचुअल सेटअप बोलते हैं। मतलब 10,000 से दोनों साइड कैंसिल हो रहा है, तो क्रेडिटर 10,000 से कैंसिल कर दे रहा है, बोल रहा है 10,000 नहीं दे रहा है ना, मतलब क्रेडिटर खत्म 10,000 से। कैसे खत्म हो रहा है? बाई डेटर खत्म हो रहा है। डेटर कितने से कम हो रहा है? 10,000 से। तभी तो डेटर अमाउंट कितना बच रहा है? 10,000, और क्रेडिटर अमाउंट हो रहा है 0। तो गांगुली बोल रहे हम आपको कुछ नहीं दे रहे, आप मुझे 10,000 दे दीजिएगा। अगर कुछ नहीं दे रहे हैं फिर भी सेटअप हो जा रहा है, मतलब देना नहीं है ना, कुछ नहीं दे रहे मतलब कोई डिस्काउंट वगैरह नहीं है, कोई अलाउंस नहीं है, ये पूरा पूरी जो ट्रांजैक्शन है उसका सेटलमेंट है। 10,000 देना नहीं पड़ेगा, बदले में सिर्फ 10,000 लेना है। 20,000 की जगह 10,000 लेना है और 10,000 देना नहीं है। तो क्रेडिटर से 10,000 लेस करेंगे और डेटर से 10,000 लेस करेंगे, मतलब डेटर में सिर्फ 10,000 दिखेगा। बात तो वही हुआ ना कि रॉबर्ट गांगुली को सिर्फ 10,000 पे करेंगे तो इनका एडजस्टमेंट कंप्लीट हो जाएगा। फिर बोल रहा है इंटरेस्ट पेड इंक्लूड 3,000 पेड टू देना बैंक। अच्छा, यहाँ पर इंटरेस्ट पेड का एक एडजस्टमेंट दे रखा है कि देना बैंक को 3,000 इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो मतलब क्यों देना पड़ेगा? लोन लिया है ना, देना बैंक से इन्होंने लोन लिया है, लोन लेने से इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो ट्रायल बैलेंस में जो इंटरेस्ट पेड दिख रहा है, ठीक है, इंटरेस्ट पेड दिख रहा है, इसमें 3,000 का इंटरेस्ट जो है वो देना बैंक के लोन का है। ठीक है, ये यहाँ पर हमें इंफॉर्मेशन दे दिया है। फिर बोल रहा है इंटरेस्ट रिसिप्ट रिप्रेजेंट 1,000 फ्रॉम सन्ड्री डेटर। अच्छा, इंटरेस्ट रिसिप्ट ये वाला जो था, इसमें 1,000 किस चीज का है? देखो इसमें बोल रहा है 1,000 फ्रॉम सन्ड्री डेटर ड्यू टू डिले ऑन देयर पार्ट एंड द बैलेंस ऑन इन्वेस्टमेंट एंड डिपॉजिट। ये देखो इन्वेस्टमेंट और डिपॉजिट तो मैंने कैलकुलेट करके दिखाया था कि इंटरेस्ट रिसिप्ट में वो तो अमाउंट है, और साथ ही साथ यहाँ एक 1,000 भी इंक्लूडेड है। किस चीज का? डेटर पे इंटरेस्ट चार्ज किया गया। क्यों किया गया है? पहले से उनसे ऐसा एग्रीमेंट किया गया होगा कि अगर डेटर अपना पेमेंट देने में डिले करता है तो उनपे इंटरेस्ट चार्ज होगा, जिसका अमाउंट हमें कैलकुलेट करके दे दिया है, कैलकुलेट नहीं करना है। 1,000, ठीक है। और यहाँ पर नेक्स्ट बोल रहा है प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट पेबल टू देना बैंक, प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट पेबल टू देना बैंक एंड फॉर इंटरेस्ट रिसीवेबल और इन्वेस्टमेंट एंड डिपॉजिट। ये पॉइंट क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि देना बैंक को अगर कोई इंटरेस्ट पेबल निकल के आता है और इंटरेस्ट रिसीवेबल अगर इन्वेस्टमेंट और डिपॉजिट पे निकल के आता है तो इसका एडजस्टमेंट करके दिखाओ। ये पॉइंट हमें ये बोल रहा है। ठीक है, मैंने तो पहले ही तुम लोग को चेक करवाया था कि कैसे हम लोग चेक करेंगे कि इंटरेस्ट पेबल है कि नहीं, इंटरेस्ट रिसीवेबल है कि नहीं। तो अभी वर्किंग नोट करेंगे तो पता चल जाएगा। तो ये 8th नंबर हमें बोल रहा है, इस बात का ध्यान रखो। ये पॉइंट दे भी सकता है क्वेश्चन में, नहीं भी दे सकता है, हमें खुद से समझना पड़ेगा। जब भी इंटरेस्ट का रेट वगैरह होगा हम लोग चेक कर लेंगे कि जितना इंटरेस्ट का एक्सपेंस है या इंटरेस्ट रिसीव्ड है क्या वो पूरा बना है कि ड्यूरिंग द ईयर का जितना होगा, अगर कम या ज्यादा है तो हमें उसको आउटस्टैंडिंग या प्रीपेड बोल के दिखाना पड़ेगा। फिर यहाँ पर बोल रहा है प्रोविजन क्रिएट करना है डेटर पे 5% ऑन द बैलेंस अंडर सन्ड्री डेटर। बैलेंस अंडर सन्ड्री डेटर इसलिए बोला है क्योंकि सन्ड्री डेटर पे एडजस्टमेंट है। एक तो स्टॉक रिटर्न हुआ था ईयर एंड में, उसका एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। एक जो है म्यूचुअल सेटअप, अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा मिस्टर रॉबर्ट के बारे में, उसका एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। नो सच प्रोविजन नीड टू बी मेड फॉर द डिपॉजिट। बोल रहा है डिपॉजिट के लिए कोई प्रोविजन करने का जरूरत नहीं है। तो वैसे देखो यहाँ पर ये बता दिया है तो हम लोग नहीं करेंगे, लेकिन अगर कभी भी डिपॉजिट पे भी प्रोविजन करने का जरूरत होगा तो हमें कुछ रेट तो बताएगा ना। हम लोग अपने मन से तो रेट नहीं लगा सकते, ये तो क्वेश्चन है, ये तो कोई प्रैक्टिकल इवेंट नहीं हो रहा है कि हमारा बिजनेस है हम लोग इतना प्रोविजन करेंगे सोच रहे हैं। तो ये पॉइंट ना जस्ट कंफ्यूज करने के लिए दिया है कि प्रोविजन डिपॉजिट पे क्रिएट नहीं करना है, तो नहीं करेंगे। अगर करना होता तो क्वेश्चन में रेट देना पड़ता, बिना रेट दिए हम लोग अपने आप को एजम्पशन तो ले नहीं सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग ये सारे पॉइंट को डील करना पड़ेगा। तो टोटल 9 पॉइंट है। ठीक है, चलो अभी हम लोग जो है स्ट्रक्चर इसका बना लेते हैं और एक एक पॉइंट को फिर से डिस्कस कर लेंगे जहां जहां जरूरत होगा। इन द बुक्स ऑफ गांगुली ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट for the year ended
31 मार्च 2020। डेटा तो काफी सारा है, सेकेंड पेज पूरा ही रख देते, नहीं तो लास्ट दिन के जैसे लिखने में दिक्कत होगा। यहाँ बना लेते हैं बैलेंस शीट। एज ऑन 31 मार्च 2020। लाइबिलिटी एसेट। अच्छा, अब देखो यहाँ से करना स्टार्ट करते हैं, और देख जो भी हम लोग का एडजस्टमेंट है ना वो तुम लोग को पॉइंट आउट कर लेना है एग्जाम में, अभी हम थोड़ा याद रख के ही करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट दिया हुआ है कैपिटल। कैपिटल हम लोग का लाइबिलिटी साइड में जाएगा, तो लिख लेते हैं कैपिटल बोल के यहाँ पर। 5,40,500। ये इनर कॉलम में ही हमेशा लिखना चाहिए, क्योंकि इसमें जरूर बिजनेस हुआ है तो प्रॉफिट या लॉस कुछ तो कैलकुलेट होगा, तो वो लिखना पड़ेगा। उसके बाद स्टॉक दिया है, तो ये हम लोग का ट्रेडिंग अकाउंट में चला जाएगा, यहाँ पर लिख लेते हैं। टू ओपनिंग स्टॉक, ये आउटर कॉलम में लिखेंगे क्योंकि इसमें कोई एडजस्टमेंट हम लोग को नहीं दिया गया है। तो 2,34,000। अच्छा, उसके बाद सेल्स है, ये भी ट्रेडिंग में जाएगा, 14,48,000 इनर कॉलम में लिखेंगे क्योंकि इसमें एडजस्टमेंट था। सेल्स रिटर्न 43,000 यहां से लेस कर देंगे। परचेज 12,15,500। परचेज रिटर्न 29,000। कैरेज इनवर्ट। अच्छा, इसके नीचे ना एक लाइन जगह रख देते हैं, क्योंकि फर्नीचर का परचेज बोला था, परचेज में इंक्लूड कर दिया है, तो उसे तो सही करना पड़ेगा ना। तो फर्नीचर परचेज में और भी एडजस्टमेंट है, तो उसके लिए एक लाइन जगह रख के हम यहाँ पर से लिखना स्टार्ट करते हैं। तो बोला है कैरेज इनवर्ट, तो ये ट्रेडिंग में जाएगा। टू कैरेज इनवर्ट, ये आउटर कॉलम में लिख देते हैं क्योंकि इस पे और कोई एडजस्टमेंट तो है नहीं। 93,000। अच्छा, कैरेज इनवर्ट के बाद रेंट 28,500, तो वो पीएल का आइटम हो जाएगा, तो यहाँ पर लिख लेते हैं टू रेंट 28,500। क्योंकि रेंट पे कोई एडजस्टमेंट था नहीं, तो मैंने डायरेक्टली आउटर कॉलम में लिख दिया। सैलरी, इस पे भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, 46,500। अच्छा, सन्ड्री डेटर 1,20,000, ये हम लोगों को लिखना पड़ेगा बैलेंस शीट में, एसेट साइड में। अच्छा, डेटर लिखना है तो हम कहाँ लिखे, डेटर को थोड़ा नीचे के साइड में लिख लेते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं। यहाँ सन्ड्री डेटर, ये इनर कॉलम में लिखेंगे क्योंकि इसमें एडजस्टमेंट है। 1,20,000।
अच्छा, इसके बाद सन्ड्री क्रेडिटर भी है, इसमें भी एडजस्टमेंट करेंगे वो म्यूचुअल सेटअप वाला, तो ये भी इसी के साथ यहाँ पर लिख देते हैं। सन्ड्री क्रेडिटर ये भी हमें इनर कॉलम में लिखना पड़ेगा। 74,000 था, ये देखो। अच्छा, फिर बोला है लोन। लोन का अमाउंट लाइबिलिटी होगा। लोन फ्रॉम देना बैंक, ये हम लोग लिख लेते हैं लाइबिलिटी साइड में। लोन फ्रॉम देना बैंक 1 लाख, तो ये यहाँ पर लिख लेंगे। लोन फ्रॉम देना बैंक 12% इंटरेस्ट पे लोन लिया गया है, तो ये 12% लिख लिया मैंने यहाँ पर, जैसे नाम दिया हुआ था। और 1 लाख ये लोन का अमाउंट लिखा है, इसलिए मैंने डायरेक्टली यहाँ पर लाइबिलिटी साइड में लिख लिया। अब इसका इंटरेस्ट वगैरह कैलकुलेट करेंगे। ये इंटरेस्ट पेड आ गया, इसमें एडजस्टमेंट हमें देखना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि इंटरेस्ट पेड का देखो यहाँ पर क्या बोला था कि इंटरेस्ट पेड इंक्लूड 3,000 टू देना बैंक, लेकिन देना बैंक का इंटरेस्ट कितना होगा वो हमें चेक करना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट तो हम लोग का पीएल में जाएगा, तो पहले हम इंटरेस्ट लिख लेते हैं यहाँ पर, और उसके लिए वर्किंग भी हमें प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिख लेते हैं टू इंटरेस्ट, इनर कॉलम में लिख लेते हैं 4,000, देखते कितना दिया हुआ है, 500, 4,500, ठीक है। यहाँ एक लाइन का गैप रखेंगे। प्रिंटिंग स्टेशनरी 17,000 टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 17,000। अच्छा, एडवर्टाइजमेंट 56,000। इसके बाद इधर आना पड़ेगा, यहाँ पर इंटरेस्ट रिसिप्ट, इसमें भी काफी सारा एडजस्टमेंट है, तो ये हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। बाई इंटरेस्ट रिसिप्ट क्रेडिट साइड में होगा, और इनर कॉलम में भी लिख लेना चाहिए, तो 7250 एडजस्टमेंट कर लेंगे। कैश विथ ट्रेडर्स बैंक लिमिटेड 40,000, तो ये हम लोग का चला जाएगा कैश एट बैंक का कंसेप्ट आ जाता है इसमें। सन्ड्री डेटर में एडजस्टमेंट होगा काफी सारा। उसके बाद हम लोगों को क्लोजिंग स्टॉक वगैरह मिल सकता है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कैश विथ ट्रेडर्स बैंक लिमिटेड 40,000। तो ये कैश विथ बैंक हो गया। डिस्काउंट रिसिप्ट 14,950, ये पीएल में जाएगा। डिस्काउंट रिसिप्ट बाई डिस्काउंट, यहाँ एडजस्टमेंट होगा इसीलिए मैंने जगह का यहाँ पर जो है जगह रख दिया है। डिस्काउंट रिसिप्ट, डिस्काउंट रिसिप्ट हम लोग का हो जाएगा 14,950। इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं था, आउटर कॉलम में लिख दिया। इन्वेस्टमेंट ये एसेट साइड में जाएगा। इन्वेस्टमेंट एसेट साइड में फिक्स्ड एसेट और करेंट एसेट के मिडिल में आना चाहिए। इन्वेस्टमेंट 5%, 25,000। तो इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट 5%, आउटर कॉलम में लिखेंगे 25,000। अच्छा, इसके बाद फर्नीचर 9,000। फर्नीचर में भी एडजस्टमेंट है, क्योंकि फर्नीचर खरीदा गया बट उसके बारे में यहाँ पर एंट्री नहीं हुआ था, उसको परचेज दिखा दिया गया, तो फर्नीचर लिख के जगह रखना पड़ेगा। फर्नीचर है हम लोग का 9,000, इसके लिए यहाँ पर जगह रख देंगे। अच्छा, उसके बाद डिस्काउंट अलाउड 37,700, ये पीएल में जाएगा। टू डिस्काउंट अलाउड 37,700। जनरल एक्सपेंसेस 19,600, ये सब यहाँ पर आ जाएगा। टू जनरल एक्सपेंसेस 19,600। अच्छा, उसके बाद ऑडिट फीस 3,500।
ऑडिट फीस के बाद है फायर इंश्योरेंस प्रीमियम 3000। ये सब में एडजस्टमेंट नहीं है ना, तो डायरेक्टली लिख ले रहे हैं। ट्रेवलिंग एक्सपेंस 11650। ट्रेवलिंग एक्सपेंस 11650। अच्छा, फिर देखो पोस्टेज टेलीग्राम 4350। 4350। कैश इन हैंड 1900। तो ये यहाँ पर आना चाहिए कैश विथ बैंक के नीचे। कैश इन हैंड 1900। डिपोजिट 10% 1,50,000। तो ये डिपोजिट यहाँ पर लिख देते हैं। डिपोजिट्स 10% 1,50,000। ये डिपॉजिट का अमाउंट है जो एसेट है। अभी इसका इंटरेस्ट वगैरह कैलकुलेट करना बाकी है। ड्रॉइंग्स 50,000 तो यहाँ पर लिख लेते हैं। ड्रॉइंग्स नेट प्रॉफिट या लॉस पहले ऐड या लेस कर लेंगे, उसके बाद ड्रॉइंग्स लिखने से प्रेजेंटेशन सही रहता है। इसके बाद भी लिख दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसके नीचे लिखते हैं हम। तो ये हो गया ड्रॉइंग्स। तो देखो ट्रायल बैलेंस में जो भी डेटा दिया हुआ था हम लोगों ने एक एक करके सारा डेटा जो है पुट कर लिया, ठीक है। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक बोला है 3,93,000, और इसमें जो स्टॉक रिटर्न हुआ था वो इंक्लूड है। इंक्लूड होना भी चाहिए, क्योंकि अगर स्टॉक रिटर्न हुआ है तो मेरा क्लोजिंग स्टॉक में उसे मुझे ऐड करना पड़ेगा। अगर इंक्लूडेड है तो अच्छा बात है, यहाँ पर डायरेक्टली हम लोग क्लोजिंग स्टॉक को लिख सकते हैं। तो यहाँ मैंने लिख दिया बाई क्लोजिंग स्टॉक 3,93,000। अब इस क्लोजिंग स्टॉक को मुझे बैलेंस शीट में भी लिख लेना चाहिए। तो बैलेंस शीट में लिख लेते हैं क्लोजिंग स्टॉक। यहाँ पर लिखते हैं क्लोजिंग स्टॉक 3,93,000। अच्छा, इसके बाद बोल रहा है 15,000 का स्टॉक रिटर्न हुआ था जिसका कोई एंट्री पास नहीं हुआ है। तो एंट्री पास होने से डेटर से उसे लेस करना पड़ेगा, और हम लोग को सेल से उसे लेस करना पड़ेगा। क्योंकि स्टॉक रिटर्न हुआ है तो वो तो मुझे लेस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर लेस करते हैं, क्योंकि ये लेस किया हुआ नहीं है, ठीक है। कैसे पता चला नहीं है? क्योंकि वो एडजस्टमेंट में है, तो उसका इफेक्ट यहाँ के अकाउंट में नहीं आया हुआ है। तो लेस करके लिखेंगे सेल्स रिटर्न नॉट रिकॉर्डेड, ऐसे लिख देते हैं। सेल्स रिटर्न not recorded। सेल्स रिटर्न नॉट रिकॉर्डेड 15,000, और यहां पर सेल्स से भी लेस करना पड़ेगा। लेस सेल्स रिटर्न नॉट रिकॉर्डेड, यानी जिसका कोई एंट्री अभी तक नहीं हुआ है। तो सेल्स ज्यादा दिख रहा होगा उतने ही अमाउंट से, तो 15,000 से लेस कर दिया। अच्छा, नेक्स्ट बोला है ये वाला, देखो एडजस्टमेंट जैसे मैंने बोला था वैसे ही हम लोगों ने कर लिया। परचेज में फर्नीचर इंक्लूड कर रखा है तो गलत है, फर्नीचर को लेस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं लेस फर्नीचर रॉन्गली डेबिटेड। डेबिट हुआ है ना, फर्नीचर को यहाँ पर डेबिट कर दिया, फर्नीचर नहीं बोल के परचेज बोल के। तो यहाँ पर हम लोगों को 10,000 से लेस करना पड़ेगा। और नेक्स्ट इसका जो है इम्पैक्ट आएगा फर्नीचर में, इसे हमें ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर कर लेते हैं ऐड फर्नीचर न्यू, मतलब जो नया परचेज हुआ है कितना 10,000, ठीक है। और परचेस कब हुआ है? 1 जैन को हुआ है। ये पॉइंट टू बी नोटेड है, ये 1 जैन को परचेस हुआ है, ठीक है। ये जो नया वाला परचेस है ये 1/1 को परचेस हुआ है, 1/1/20 को।
ये मैंने लिख दिया डेट। अब उसके बाद डेप्रिसिएशन देने बोला, इसीलिए मैंने डेट लिखा है। अब डेप्रिसिएशन हमें प्रोवाइड करना पड़ेगा, तो लेस करेंगे डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10% करके होगा। तो मुझे बोलो डेप्रिसिएशन कितना होगा, ये ओल्ड वाले पे कितना होगा, न्यू वाले पे कितना होगा? क्या तुम लोग मुझे डेप्रिसिएशन बता सकते हो कितना होगा? बोलो, ओल्ड वाले पे कितना होगा और न्यू वाले पे कितना होगा? यहाँ पर दोनों को लिख देंगे। 9000 इंटू 10%। ओल्ड वाले पे कितना डेप्रिसिएशन लगेगा और न्यू वाले पे कितना लगेगा? हाँ, ये 12/12 मंथ्स का होगा। और ये मतलब हमें इंडिविजुअली देना पड़ेगा क्योंकि इसका वैल्यू अलग है ना। देखो, ये पूरे 12 मंथ्स का डेप्रिसिएशन लगेगा, प्लस यहाँ पर ऐसे ब्रैकेट दे दिया है मैंने। 10,000 वाला जो न्यू एसेट परचेज हुआ है उसमें 3/12 3 मंथ्स का होगा। क्यों 3 मंथ्स का हो रहा है? चेक करके देखो, जैन में खरीदा गया, जैन फेब मार्च 3 मंथ्स का डेप्रिसिएशन लगेगा। तो टोटल कितना हो जाएगा ये हम लोग कैलकुलेशन करके देख लेते हैं। देखो, 9000 इंटू 10%, ठीक है, तो ये हो गया 900। और ये कितना हो जाएगा? 10,000 इंटू 10% डिवाइडेड बाई 4, तो प्लस 250। मतलब 900 प्लस 250 यानी कि 1150 का डेप्रिसिएशन होगा। ठीक है, तो ये हम लोग का टोटल डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन आउटर कॉलम में लिख देंगे जितना हो रहा है बचा हुआ अमाउंट, और यहाँ पर लिखेंगे टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। आज मैंने जगह रखा है, उस दिन जगह नहीं था तो यहाँ पर लिख देंगे टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 1150, न्यू प्लस ओल्ड दोनों मिला के। ठीक है, अगर याद रखना चाहते हो मतलब कैसे आया, तो ये देखो यहाँ से भी दिख जाएगा, यहाँ से हम लोगों ने किया है, तो न्यू प्लस ओल्ड मिला के इतना हो गया। फिर लोन बोला है, देना बैंक से लिया गया है। देखो 31 मार्च 20 को लिया गया और ये बैलेंस इतना दिख रहा है, ये ओपनिंग बैलेंस बोल रहा है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद यहाँ पर ये हमें सिर्फ अकाउंट दे दिया है लोन का, कि लोन का कैसे यहाँ पर जो है कब कब लोन लिया गया था। अब हम लोग को लोन का एडजस्टमेंट वगैरह भी देखना पड़ेगा। पहले ये बाकी एडजस्टमेंट कर लेते हैं। सन्ड्री डेटर में 20,000 ड्यू फ्रॉम रॉबर्ट और क्रेडिटर में 10,000 ड्यू टू हिम है, तो इसका हमें म्यूचुअल सेटअप करना पड़ेगा। ठीक है, तो म्यूचुअल सेटअप कैसे करेंगे मैंने समझाया अभी। क्रेडिटर से 10,000 लेस कर देना है क्योंकि हम लोग उनको पे नहीं करेंगे, उनसे सिर्फ 10,000 लेंगे। तो इसका लैंग्वेज क्या होता है? कैंसिलेशन, ऐसे लिखो, कैंसिलेशन एगेंस्ट डेटर। डेटर के अगेंस्ट में क्रेडिटर कैंसिल हुआ 10,000। ठीक है, और यहां पर डेटर में क्या लिखना पड़ेगा? कैंसिलेशन एगेंस्ट क्रेडिटर, मतलब उन्हीं को देना था। कैंसिलेशन एगेंस्ट क्रेडिटर, क्योंकि उन्हीं को देना था तो हम लोगों ने वो सेटअप कर लिया 10,000। मतलब ये देखो, इन डेटर को क्या कर दिया, ऐसे क्रेडिटर टू डेटर ऐसे कर दिया है। ठीक है, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट कर दिया है कितने से? 10,000 से। डेटर को क्रेडिट कर दिया है कितने से? 10,000 से। और बाकी अमाउंट को पे करेगा जब, तो टू कैश बोल के एंट्री कर देगा 10,000 का डेटर। इस तरीके से डेटर हम लोग का कैंसिल होगा। तो ये म्यूचुअल सेटअप का ये दो जगह पे एंट्री हो गया। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं। इसको ना ऐसे भी लिख सकते हो और म्यूचुअल सेटअप बोल के भी लिख सकते हो। इंटरेस्ट पेड इंक्लूड 3,000 पेड टू देना बैंक। अब हमें इंटरेस्ट का कैलकुलेशन देख लेना चाहिए। इंटरेस्ट पेड में बोला है 3,000 देना बैंक को देना है, वो इंक्लूड है, और यहाँ पर इंटरेस्ट रिसिप्ट का दिया है। ठीक है, पहले इंटरेस्ट पेड का कर लेते हैं क्योंकि उसी का एडजस्टमेंट दिया है। हम यहाँ पर लिख लेते हैं वर्किंग नोट नंबर 1, टोटल इंटरेस्ट पेड गिवन इन ट्रायल बैलेंस। गिवन इन ट्रायल बैलेंस, देखते हैं ट्रायल बैलेंस में इंटरेस्ट पेड कितना दे रखा है। ये देखो, इंटरेस्ट पेड दे रखा है 4,500। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर हम लिख लेते हैं 4,500। अच्छा, अब ये इंटरेस्ट पेड किस बात का होना चाहिए? इंटरेस्ट पेड एक तो होगा देना बैंक का, जो कि क्वेश्चन में बता दिया है कितना देना बैंक का इंटरेस्ट कितना है। देना बैंक का इंटरेस्ट है 3,000। अच्छा, अब देना बैंक का 3,000 होगा कि उससे ज्यादा या कम, वो हमें देखना पड़ेगा। ये देखो 3,000 बोला है, देना बैंक का इंटरेस्ट जो है ये पेड है। ठीक है, ये पेड है। अच्छा, अब देना बैंक का इंटरेस्ट कितना होगा वो चेक करते हैं। इंटरेस्ट
देन इंटरेस्ट फ्रॉम क्या लैंग्वेज क्या यूज करें, इसमें लिखते हैं इंटरेस्ट ड्यू टू लोन फ्रॉम देना बैंक। देना बैंक से जो लोन लिया गया है उस पे कितना इंटरेस्ट ड्यू हो रहा है, ठीक है, उसमें से ये पेड है हमें बता दिया, लेकिन कितना इंटरेस्ट ड्यू होगा कैसे पता चलेगा? इंटरेस्ट रेट हमें बता दिया है 12% करके है। अच्छा, तो मुझे एक चीज बोलो कि कितने लोन पे इंटरेस्ट लगेगा? यहाँ पर लोन था 1 अप्रैल से लेके 2019 का लोन का अमाउंट दिख रहा है 50,000, और ये लोन जो है पे नहीं हुआ है। पे अगर होता तो टू बैंक बोल के दिखता लोन अकाउंट में, कुछ भी लोन पे नहीं हुआ है, ऊपर से और भी लोन लिया गया है। और ये लोन ये अकाउंट कब क्लोज हो रहा है? हम लोग फाइनल अकाउंट्स बना रहे 31 मार्च 20 का, तो यहां से यहां तक ये लोन था। और ये 50,000 का लोन कब लिया गया? यहाँ पर एक लोन लिया गया 50,000 का, ठीक है, और टोटल लोन ईयर के एंड में इसीलिए दिख रहा है 1 लाख। मेरा क्वेश्चन ये है कि 12% इंटरेस्ट कितने अमाउंट पे लगना चाहिए, ये बताओ, कितने लोन अमाउंट पे लगना चाहिए? 50,000। हाँ 50,000 पे लगेगा। कौन से 50,000 पे बोलो? ये वाला मतलब स्टार्टिंग वाला कि एंडिंग वाला? स्टार्टिंग वाला। स्टार्टिंग वाला। एंडिंग वाले पे नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि ये तो लिया ही गया 31 मार्च 20 पे। इंटरेस्ट नहीं लगेगा मतलब ऐसा नहीं कि बैंक इंटरेस्ट नहीं लेगा, लेगा ना, नेक्स्ट ईयर में पे करना पड़ेगा। अगर हम लोग ईयर एंड में ले रहे हैं लोन, जिस ईयर एंड यानी हम ये बोलना चाह रहे हैं मिस्टर गांगुली का ईयर एंड, उनका ईयर एंड यहाँ पर है, तो वो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये 50,000 लोन का भी इंटरेस्ट दिखाएंगे। कब दिखाएंगे? नेक्स्ट ईयर से। एक्चुअली नेक्स्ट ईयर से उनका 1 लाख के ऊपर पूरा इंटरेस्ट लगना स्टार्ट हो जाएगा। अगर वो कुछ रीपे करते हैं तो बात अलग है, और भी लोन लेंगे तो और भी इंटरेस्ट लगेगा, लेकिन 50,000 पे लगेगा। तो इसीलिए ये वाला पॉइंट हमें गिवन है, ठीक है, ये लोन अकाउंट देख के हमें इंटरेस्ट लगाना है। मतलब ये वाला देख लिया और 1 लाख पे लगा दिया तो गलत हो जाएगा, ठीक है। 1 लाख पे हमें इंटरेस्ट नहीं देना है, क्योंकि 1 लाख में 50,000 का लोन ही पूरे ईयर में चल रहा था, और जो और एक 50,000 है वो तो इस साल के एंड में लिया गया, तो उस पे इंटरेस्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं कितना इंटरेस्ट होना चाहिए देना बैंक के लोन के ऊपर, 50,000 इंटू 12% इंटू 12/12, क्योंकि 1 जैन से लेके हमारा 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक का चल रहा है, तो ये हम लोग का कितना हो जाएगा? 6,000, ठीक है। 6,000 इंटरेस्ट ड्यू हो रहा है, जिसमें से पे हुआ है 3,000, तो आउटस्टैंडिंग कितना हो गया? ये देखो 6,000 इंटरेस्ट टोटल ड्यू हुआ है, जिसमें से 3,000 पेड है, तो इससे कंक्लूजन ये निकल के आया, आउटस्टैंडिंग हो जाएगा 6,000 माइनस 3,000, यानी कि 3,000 ये आउटस्टैंडिंग है, ठीक है। अच्छा, अब ये ट्रायल बैलेंस में जितना दिया हुआ है उसमें से दिखा रहा है कि 3,000 देना बैंक का है, तो बाकी क्या हो जाएगा? अदर इंटरेस्ट पेड 1,500, ठीक है, अदर इंटरेस्ट पेड 1,500। ये मैंने अदर में क्यों दिया? मतलब तुम लोग ऐसा भी तो सोच सकते हो कि ये 4,500 पूरा ही देना बैंक का है, तो 6,000 देना चाहिए था, इतना दिया तो आउटस्टैंडिंग आ जाएगा 6,000 माइनस 4,500। नहीं, ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बिकॉज ऑफ दिस लाइन। ये देखो यहाँ पर बोल दिया है इंटरेस्ट पेड, जो इंटरेस्ट पेड कहाँ दिया हुआ है? ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है, उसमें इंक्लूडेड क्या है? 3,000 जो है वो देना बैंक से रिलेटेड है, बाकी देना बैंक से रिलेटेड नहीं है, यानी बाकी किसी और रीजन का इंटरेस्ट होगा जिसका नाम हमें नहीं दिया है, ठीक है। तो बाकी अदर इंटरेस्ट पेड ये हो जाएगा। अब हमें जो लिखना है अपने पीएल में, वहां पर कितना लिखना है? पीएल में तो हमें टोटल इंटरेस्ट लिखना है, चाहे पेड हो चाहे पेएबल हो। तो टोटल इंटरेस्ट कितना है? यहाँ पर हम लोग का देना बैंक का तो हो जाएगा टोटल इंटरेस्ट कितना? 6,000, जिसमें से 3,000 पेड और 3,000 पेएबल, और अदर इंटरेस्ट 1,500, यानी कि टोटल हमें दिखाना पड़ेगा इंटरेस्ट पेड में 7, मतलब इंटरेस्ट का जो कैलकुलेशन है वहां पर दिखाना पड़ेगा टोटल 7,500, ठीक है। क्यों? देखो, अगर सिर्फ देना बैंक का देखोगे तो देना बैंक का ड्यूरिंग द ईयर का इंटरेस्ट जो है वही हमें लिखना पड़ेगा, लेकिन उसमें से आउटस्टैंडिंग कितना है? 3,000, ठीक है। और ये अदर इंटरेस्ट है, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? तुम लोग दोनों दो तरीके से लिख सकते हो, मतलब ऐसे लिख सकते हो, हम यहाँ पर एक छोटा सा दिखा देते हैं, ये देखो ऐसे लिख सकते हो, टू अदर इंटरेस्ट बोल के 1,500,
टू लोन इंटरेस्ट बोल के यहाँ पर ऐसे दिखा सकते हो, टू लोन इंटरेस्ट, यहाँ पर 3000 पेड प्लस आउटस्टैंडिंग 3000 बोल के टोटल 6000, यानी 7500 टोटल दिखाना पड़ेगा। अब इस चीज को हम यहाँ पर कैसे प्रेजेंटेशन करेंगे, देखो वहां तो मैंने छोटा सा दिखा दिया कैसे करके होगा, और इस चीज को अगर हम लोग यहाँ पर प्रेजेंटेशन करना चाहे तो ऐसे कर सकते हैं। ये इंटरेस्ट है, इसमें ऐड कर देते हैं आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, ठीक है, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन, लोन पे इंटरेस्ट बाकी है, वो कितना है, वो है हम लोग का 3000, ठीक है, 6000 होना चाहिए जिसमें 3000 बाकी है। बाकी 3000 क्यों बाकी नहीं है, क्योंकि उसमें 3000 इंक्लूड है लोन का, ठीक है, तो टोटल हम लोग का कितना हो जाएगा 7500, ठीक है। यहाँ पर इंटरेस्ट का कैलकुलेशन ही समझने वाला है। यहाँ पर देखो हम लोग को, हम फिर से एक बार बताते हैं, हम लोग को क्या बोला था, ट्रायल बैलेंस में इतना इंटरेस्ट दिख रहा है, ठीक है, इसमें से बोला देना बैंक का सिर्फ 3000 है, तो देना बैंक के अलावा बाकी जो 1500 है वो कुछ और रीजन का इंटरेस्ट होगा जिसका नाम हमें नहीं दिया है, लेकिन देना बैंक का तो इंटरेस्ट होना चाहिए 6000, मतलब 3000 पेड है और 3000 पेबल है, यानी इसमें आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट कितना हो गया 3000 हो गया। और इसका तो कुछ बोला नहीं है अलग इंफॉर्मेशन, लेकिन ये लोन का इंटरेस्ट नहीं है, किसी और चीज का है, तो टोटल हम लोग को इंटरेस्ट कितना दिखाया गया है ट्रायल बैलेंस में 4500, लेकिन हमें 4500 में से 3000 देना बैंक का दिखाए, जबकि देना बैंक का तो दिखाना चाहिए 6000, तो आउटस्टैंडिंग कितना हो गया 3000, इसका मतलब 3000 हम लोगों ने पे नहीं किया है, बाकी रखा है, इसीलिए ऐसे दिख रहा है। तो इसका वर्किंग नोट नंबर 1 यहाँ पर लिख दो ताकि कैलकुलेशन समझ में आ जाए कि हम लोगों ने कैसे किया है। अब ये 3000 कहाँ जाना चाहिए, लाइबिलिटी साइड में जाना चाहिए, यहाँ पर लिखेंगे आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन 3000। अच्छा, अब देखो यहाँ पर नेक्स्ट इंटरेस्ट रिसिप्ट, अब इंटरेस्ट रिसिप्ट का वर्किंग नोट प्रिपेयर करना पड़ेगा। इंटरेस्ट रिसिप्ट में 3 तरह का इंटरेस्ट इंक्लूड है, ये देखो, इंटरेस्ट रिसिप्ट इन गिवन इन ट्रायल बैलेंस 7250, ये गिवन है, देखो 7250, और पूरे क्वेश्चन में हमें कितने तरीके का इंटरेस्ट दे रखा है, एक तो हमें दे रखा है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, ये मिलने वाला है, और एक हमें यहाँ एडिशनल इंफॉर्मेशन में दे रखा है कि इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ है डेटर से ड्यू टू डिले, ये पहले से ही बात हो रखा था शायद डेटर से कि अगर वो डिले करते हैं अपना पेमेंट करने पे तो उनसे इंटरेस्ट लेंगे, तो यहाँ पर लिख देते हैं इंटरेस्ट फ्रॉम डेटर। अच्छा, अब देखो टोटल ये दे रखा है, डेटर से इंटरेस्ट कितना रिसीव हुआ है 1000, तो यहाँ पर लिख देते हैं 1000, ये हमें पता है। अच्छा, डिपॉजिट पे इंटरेस्ट कितना मिलना चाहिए कैलकुलेट करेंगे, जैसे मैंने बताया था, ये देखो 1,50,000 इंटू 10% इंटू 12/12, ठीक है, इंटू 12/12 हो जाएगा, क्योंकि 1 अप्रैल से ही ये डिपॉजिट है, एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये हम लोग का हो गया 15,000। अच्छा, इन्वेस्टमेंट पे कितना इंटरेस्ट मिलना चाहिए 5% करके 25,000, ये भी हम लोग का पूरे 1 ईयर का होगा। ये हो जाएगा हम लोग का 1250, ठीक है। तो टोटल इंटरेस्ट रिसिप्ट कितना होना चाहिए, तो टोटल होना चाहिए, यहां पर लिखते हैं टोटल रिसिप्ट, मतलब टोटल अर्निंग लिखेंगे, ठीक है, अर्निंग होना चाहिए, इसको अर्निंग बोलेंगे, टोटल अर्निंग फॉर इंटरेस्ट कितना होना चाहिए इनका, ये देखो, ये बोलेंगे कि मुझे इन्वेस्टमेंट से मिलना चाहिए 1250, ठीक है, पूरे ईयर में डिपॉजिट से मुझे मिलना चाहिए 15,000 और डेटर से मुझे मिला है 1000, यानी मेरा टोटल अर्निंग फ्रॉम इंटरेस्ट ये हो जाएगा 1250
प्लस 15,000 प्लस 1,000, ठीक है। तो 17,250 मेरा इंटरेस्ट रिसीव होना चाहिए, जबकि मुझे ट्रायल बैलेंस बोल रहा है सिर्फ 7250 ही रिसीव हुआ है। ये मेरा इतना अर्निंग है जिसमें से इतना रिसीव हुआ है, तो जो नहीं हुआ वो आउटस्टैंडिंग है, मतलब वो आउटस्टैंडिंग इनकम होगा, है ना। तो आउटस्टैंडिंग इनकम कितना होगा हम लोग का? 10,000। ये देखो 7250 मिला है, अर्निंग था 17,250, इतना इनकम हुआ है, लेकिन इनकम रिसीव्ड इतना है, तो रिसीवेबल कितना है? तो रिसीवेबल हम लोग का 10,000 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखते हैं आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट रिसीव्ड, या फिर एक्रूड इनकम भी लिख सकते हो, 17,250 माइनस 7250 यानी कि 10,000, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं यहाँ पर ऐड accrued interest from इन्वेस्टमेंट एंड एफडी। देखो इन्वेस्टमेंट और एफडी का ही अमाउंट रिसीव होना बाकी है, क्योंकि डेटर का तो बता दिया है इतना, डेटर का ट्रायल बैलेंस में कुछ दिया भी नहीं है, तो इसका मतलब डेटर का इतना ही होगा। तो ये जो आउटस्टैंडिंग दिख रहा है ना, वो ये दोनों का मिला के दिख रहा होगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर नाम लिख दिया, और अगर तुम लोग को नाम नहीं लिखना है तो भी चलेगा, कोई बात नहीं है, एक्रूड इंटरेस्ट लिख दोगे तो भी हो जाएगा यहाँ पर 10,000। तो ये हम लोग का हो जाएगा 17,250, और इसको हमें बैलेंस शीट में भी लिखना पड़ेगा एसेट साइड में, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट बोल के, यहाँ पर एक्रूड इंटरेस्ट इनकम 10,000। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर ये तो 8 नंबर पॉइंट वही बोला था चेक करने के लिए, और प्रोविजन बनाना है डेटर पे 5%, ठीक है। तो अब डेटर पे प्रोविजन बनाएंगे, लेस प्रोविजन एट द रेट ऑफ 5%, ठीक है। तो मुझे बता सकते हो प्रोविजन कितना होगा? प्रोविजन कितने अमाउंट पे क्रिएट होना चाहिए? जो नेट डेटर होता है, बोलो प्रोविजन कितना होगा? प्रोविजन कितना होगा? डेटर का अमाउंट निकाल के बताना पड़ेगा ना, बोलो प्रोविजन का अमाउंट कितना होगा? हम 4,750। हाँ 4,750। यहाँ पर पहले कैलकुलेट कर लेंगे कितना हो रहा है। 1,20,000 डेटर था, जिसमें से 15,000 सेल्स रिटर्न हुआ, तो डेटर कम हो गया। अब इतने पे प्रोविजन क्यों क्रिएट करे जब मेरा डेटर है ही नहीं उतना, क्योंकि 15,000 रिटर्न हो गया। 10,000 हम लोगों ने म्यूचुअली जो है सेटअप कर लिया, तो डेटर बनता है अभी 95,000, तो प्रोविजन क्रिएट करना ही है तो इस पे क्रिएट करना पड़ेगा। तो 4,750, ठीक है। अब इसका माइनस भी कर लेते हैं साथ ही साथ, यहाँ पर 95,000, 90,250, और ये प्रोविजन हम लोग का पीएल में भी लिखना पड़ेगा, टू प्रोविजन फॉर डेटर। बस हो गया। इसमें वो इंटरेस्ट वाला कैलकुलेशन ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट वगैरह निकाल लेते हैं। 14,48,000 माइनस 43,000 माइनस 15,000, 13,90,000 प्लस 3,93,000, 17,83,000, माइनस 2,34,000 माइनस 93,000, 14,00,000। ओ अच्छा, ये कैलकुलेट नहीं किया। ये हो जाएगा 39 माइनस करना पड़ेगा, 39 माइनस करने से कितना हो जाएगा? 500, 11,76,000।
कुछ गलत हो गया लग रहा है। 12, 15, एक मिनट, 12, 15, 500 माइनस 29,000 माइनस 10,000, 11,76,500, ठीक है, प्लस 2,34,000 प्लस 93,000, 15,03,500 माइनस 1,783, 2,79,500 टू ग्रॉस प्रॉफिट। अच्छा, अब इसको हम लोग ब्रॉट डाउन कर लेंगे। 2,79,500 प्लस 17,250 प्लस 14,950, 3,11,700 इधर लिखना पड़ेगा। 3,11,700 माइनस 4,750 माइनस 1,150 माइनस 4,350 माइनस 11,650 माइनस 3,000 माइनस 37,700, 56,000, 17,000, 56,000, 17,000, 7,500, 46,500, 28,500, 93,600। अच्छा, नहीं आंसर तो नहीं आया, ठीक है, फिर से एक बार देखते। 28,500, 46,500, 46,500 प्लस 7,500, अच्छा, प्लस 17,000 प्लस 56,000 प्लस 37,700 प्लस 19,600 प्लस 3,500 प्लस 3,000 प्लस 11,650, 11,650, 4,350, अच्छा, 1,150 डेप्रिशिएशन, अच्छा, फिर प्रोविजन 4,750, 4,750, 2,41,200 माइनस 3,11,700, 70,500 टू नेट प्रॉफिट 70,500, ये कैपिटल में ऐड करना पड़ेगा। प्लस 5,40,500 प्लस, यहाँ पर क्या सब प्लस हो जा रहा है, 5,40,500 प्लस 70,500 माइनस 50,000, 5,61,000 प्लस 1,00,000, 6,00,000, अच्छा, ये कैंसिलेशन करके 64,000, 6,64,000 और 3,000, 6,67, नहीं शायद, प्लस 1,64,000 प्लस 3,000, 7,28,000, अच्छा, 7,28,000 इधर देखते हैं, माइनस 1,900 माइनस 40,000 माइनस 10,000 माइनस 3,93,000 माइनस 90,250 माइनस
अच्छा ये कैलकुलेट नहीं किया, ठीक है कर लेते हैं। 1,50,000 माइनस 25,000, 17,850 अगर आ जाएगा तो फिर ये ठीक है, माइनस करने से इतना ही आना चाहिए। देख लेते हैं 9,000 प्लस 10,000 माइनस 1,150, हाँ 17,850 आ गया। इसका मतलब इधर भी उतना ही आ रहा है क्योंकि बैक कैलकुलेशन करके 0 ही आ रहा है, तो 7,28,000, ठीक है। तो ये हम लोग का कंप्लीट हो गया। तो क्वेश्चन काफी बड़ा था, ठीक है। देखो अब क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 जो है ना, ये सब छोटा छोटा क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा अलग टाइप क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा कंसेप्ट बहुत जरूरी है। डायरेक्ट सिर्फ ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट बना लिया, पुट कर दिया, ऐसा नहीं है। यहाँ पर क्या बोला है देखो, सेन गुप्ता एंड कंपनी employs a team of 8 workers who were paid 30,000 per month each in the year ending 31st March 2019। सेन गुप्ता एंड एम्प्लॉइज जो है उनके यहाँ पर 8 वर्कर्स काम करते हैं जिनको पेमेंट कितना किया जाता है, 30,000 पर मंथ हर एक वर्कर को। ईच बोला है ना, इन द ईयर एंडिंग 31st मार्च 2019, 31st मार्च 2019 के हिसाब से देखें तो उन्हें पे किया जाता है 30,000 पर मंथ करके। एट द स्टार्टिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 2019-20, मतलब नेक्स्ट ईयर का बात हो रहा है, द कंपनी रेज्ड सैलरी बाय 10%। कंपनी ने सैलरी 10,000 रेज कर दिया है, तो 30,000 का 10% मतलब 3,000 का इंक्रीमेंट यानी 33,000 हो रहा है। ये देखो यहाँ कैलकुलेट करके भी दिया है, हमें करना भी नहीं है। 30,000 का 10% इंक्रीज हुआ है, तो जो इंक्रीमेंट वैल्यू है वो तो है ही, प्लस पहले का जो वैल्यू है, यानी 33,000 पर मंथ करके अब से सैलरी मिलेगा। अच्छा, ऑन October 1, 2019 द कंपनी हायर 2 ट्रेनी, तो इन्होंने 2 ट्रेनी को हायर किया है जिनको सैलरी दिया जाता है 21,000 पर मंथ ईच। द वर्कफोर्स आर पेड सैलरी ऑन द फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ एवरी मंथ। तो जो भी काम करने वाले हैं, चाहे वो ट्रेनी हो, वर्कफोर्स का मतलब सारे लोग आ जाते हैं, चाहे वो ट्रेनी हो चाहे वो इम्प्लॉय हो, उनको सबको पेमेंट कब दिया जाता है, फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ एवरी मंथ, ठीक है। हर एक मंथ का जो फर्स्ट वर्किंग डे होता है उसी दिन पेमेंट दिया जाता है। 1 मंथ इन एरियर, 1 मंथ इन एरियर का मतलब 1 मंथ का गैप रख के, ये देखो, सो दैट द एम्प्लॉइज रिसीव देयर सैलरी फॉर जैन ऑन द फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ फेब, मतलब जैन का जो सैलरी है वो फेब के फर्स्ट वर्किंग डे में मिलेगा। अच्छा, ये सब इंफॉर्मेशन के बाद हम लोग को क्या बोला है, क्या कैलकुलेट करने के लिए बोला। अच्छा एक काम करते हैं, पहले ये जो इंफॉर्मेशन मिला उससे हम थोड़ा सा यहाँ पर तुम लोग को टाइमलाइन बना के दिखाते हैं कि हम लोग को क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया गया है। वन 4/18 से लेके 31 मार्च 19, ये मुझे कैसे पता चला, देखो दे रखा है 31 19 तक का एम्प्लॉय का सैलरी है 30,000 पर मंथ करके सैलरी मिलेगा। और कितने एम्प्लॉय है, फॉर 8 एम्प्लॉय। एम्प्लॉय को यहाँ पर लिख फॉर 8 एम्प्लॉयज। अच्छा, उसके बाद इनका सैलरी का पैटर्न चेंज हो गया। अब 8 एम्प्लॉयज को दिया जाएगा एट द रेट ऑफ 33,000 पर मंथ करके, ठीक है। और ये कब से हो रहा है, 1 अप्रैल 19 से 31 मार्च 20 तक का हो रहा है ये वाला। और इन्होंने 1 अक्टूबर 19 को, 1 अक्टूबर 19 मतलब यहाँ पर मिलेगा हमें अप्रैल 19, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, तो 1 अक्टूबर यानी यहाँ पर लिख देते हैं 1 अक्टूबर यानी 10 का मंथ होगा। 2019 को इन्होंने लिया है 2 ट्रेनी को, 2 ट्रेनी को हायर किया है और इनको पेमेंट दिया जाता है एट द रेट ऑफ 21,000 पर मंथ करके, ऐसा क्वेश्चन में बोला है। और क्वेश्चन में क्या बोला है, सैलरी कैसे मिलता है, पेमेंट का जो मोड है, पेमेंट का जो मोड है वो है 1 मंथ एरियर, सभी के लिए, चाहे वो ट्रेनी हो चाहे वो इम्प्लॉय हो, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर क्वेश्चन देखो क्या बोला है, अमाउंट ऑफ सैलरी विच वुड बी चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020।
31 मार्च 2020 यहाँ पर जो पीएल बनेगा, यहाँ पर हमें सैलरी का अमाउंट कितना दिखाना चाहिए ये पूछा है। तो देखो पीएल में सैलरी का अमाउंट कितना दिखना चाहिए, पीएल में ड्यूरिंग द ईयर का जो एक्सपेंसेस है उतना ही सैलरी का अमाउंट दिखना चाहिए, चाहे पेड हो अमाउंट या पेबल हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं, सैलरीज टू बी चार्ज्ड टू पीएल फॉर 31 मार्च 2020। अच्छा, तो यहाँ पर देखो दो तरह के जो है वर्कफोर्स है, एक है एम्प्लॉइज और एक है ट्रेनी, तो दोनों को सैलरी मिलेगा। सैलरी टू एम्प्लॉइज कितना होगा, सैलरीज टू एम्प्लॉइज कितना होगा और सैलरीज टू ट्रेनी कितना होगा। बोलो तुम लोग मुझे बताओ कि इस साल का जो पीएल बनेगा वहां पर एम्प्लॉय लोगों का सैलरी का खर्चा कितना दिखाए, ट्रेनी का सैलरी का खर्चा कितना दिखाए, ये बताओ। बोलो, ये सब छोटा छोटा क्वेश्चन है। बोलो सैलरी का खर्चा एम्प्लॉय का कितना दिखाए, ट्रेनी का कितना दिखाए, सोच लो, थोड़ा सा सोच के बोलो। देखो हमें यहाँ पर पूरे यहाँ से लेके यहाँ तक का सैलरी का खर्चा दिखाना पड़ेगा ना। ये एम्प्लॉय लोगों का यहाँ से यहाँ होगा, ट्रेनी लोगों का यहाँ से यहाँ होगा, जब ट्रेनी को यहाँ हायर किए तो यहाँ से यहाँ होगा, तो ट्रेनी लोगों का खर्चा कितने दिन का होगा और एम्प्लॉय का कितने दिन का होगा, टाइम बोलो पहले। एम्प्लॉय को कितने मंथ का पेमेंट करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर बोला है कि पेमेंट मत दिखाओ कि कितना कैश आउटफ्लो हो रहा है, हम लोगों को बताना है पीएल में कितना चार्ज करना है। पीएल में तो पूरे साल का जो खर्चा होगा वही देना है, चाहे हम लोग वो खर्चा कैश आउटफ्लो कर चुके हैं या करना बाकी है वो बात अलग है, लेकिन खर्चा कितना है वो बताओ। जैसे मैंने बोला था किसी को मुझे 1 लाख सैलरी देना होता है ईयरली, मैंने 80,000 ही दिया, 20,000 नहीं दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। पीएल में तो मुझे 1 लाख ही दिखाना है, ना तो कम ना तो ज्यादा। तो वही चीज पीएल में मुझे पूरे 1 ईयर का खर्चा दिखाना है। बोलो पीएल में सैलरी का खर्चा 1 ईयर का कितना आएगा, एम्प्लॉय का और ट्रेनी का, बोलो बोलो। अरे कोशिश करो ना, कोशिश करने में क्या जाता है। मैं एम्प्लॉय का 12 मंथ का आएगा और ट्रेनी का 6 मंथ का। हाँ, एम्प्लॉय का आ जाएगा 12 मंथ्स का और ट्रेनी का आ जाएगा हम लोग का 6 मंथ्स का, क्योंकि यहाँ से यहाँ 6 मंथ्स होता है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च, सही है। अब अमाउंट भी बताओ कितना होगा। एम्प्लॉय का होगा 31,68,000। हाँ 31,68,000। 2,52,000। 2,52,000, हाँ सही बात है। ये देखो कैसे होगा, 33,000 करके देना है एक एम्प्लॉय को, ठीक है, और ऐसे कितने एम्प्लॉय है, 8 एम्प्लॉयज है तो 8 जन को देना पड़ेगा। लेकिन ये तो हम लोग का पर मंथ का 8% का खर्चा आ गया, हम लोग को 12 मंथ्स का निकालना है क्योंकि हम लोग ईयरली निकालना चाहते हैं। तो अगर तुम लोग इसका कैलकुलेशन करोगे तो देखना यही वाला आंसर आ जाएगा। कहाँ चला गया मेरा कैलकुलेटर, ये रहा, ये देखो 33,000, ठीक है, 33,000 फॉर 1%, फॉर 8% 2,64,000 पर मंथ हो गया, क्योंकि ये 33,000 पर मंथ है। अब इस पे 12 मल्टीप्लाई करने से पूरे ईयर का निकल के आ जाएगा। सेम ट्रेनी के लिए देखो कितना करके देना है, ट्रेनी को 21,000 पर मंथ करके देना है, 2 ट्रेनी है मतलब मंथली कितना देना पड़ेगा, 21,000 इंटू 2, मंथली 42,000 देना पड़ेगा और वो भी 6 मंथ्स के लिए देना पड़ेगा, तो 2,52,000 आ जाएगा। मल्टीप्लाई बाई 6 करके देख लो, प्लस 31,68,000, यानी हम लोग को पीएल में चार्ज करना पड़ेगा 34,20,000। ठीक है, यहाँ पर हमें ये नहीं देखना है कि पेमेंट का पैटर्न क्या है, हमें देखना है कि एक्सपेंस कितना इनकर्ड हो रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो क्या बोला है, अमाउंट एक्चुअली पेड एज सैलरी ड्यूरिंग 1920 में एक्चुअली हम लोगों ने कितना सैलरी पे किया है, मतलब कितना कैश आउटफ्लो करवाया है वो पता करना है। तो यहाँ पर लिखते हैं सैलरीज एक्चुअली पेड इन
19, 20, ठीक है। एक्चुअली हम लोगों ने कितना पे किया है, तो दो कैटेगरी में पे किया है। एक तो पे किया है सैलरी टू एम्प्लॉय और दूसरा पे किया है सैलरी टू क्या बोलते हैं उसे, ट्रेनी। पहले सैलरी टू एम्प्लॉय निकालते हैं। तो अब देखो बोल रहा है कितना पे किया है। अब पेमेंट कैसे करते हैं, 1 मंथ एरियर में, ठीक है। तो इसका मतलब अप्रैल का पेमेंट मई में किया होगा, मई का जून में किया होगा, जून का जुलाई में, जुलाई का अगस्त में, अगस्त का सितंबर में, सितंबर का अक्टूबर में, अक्टूबर का नवंबर में, नवंबर का दिसंबर में, दिसंबर का जैन में, जैन का फेब में, फेब का मार्च में। तो पूरे 1 ईयर में कितना बार पेमेंट कर रहे हैं हम लोग। अगर हम लोग 1 मंथ एरियर पे चल रहे हैं तो पूरे एक 12 मंथ्स का ईयर में हम लोग कितने मंथ्स का पेमेंट करते होंगे, ये बताओ मुझे। 11 मंथ। 11 मंथ्स का, करेक्ट। हम लोग पूरे 11 मंथ्स का पेमेंट करते हैं 1 ईयर में। ये देखो अप्रैल का पेमेंट कब करते हैं, मई में, मई का कब करते हैं, जून में, जून का करते हैं जुलाई में, जुलाई का करते हैं अगस्त में, अगस्त का पेमेंट करेंगे सितंबर में, सितंबर का करेंगे अक्टूबर में, अक्टूबर का करेंगे नवंबर में, नवंबर का करेंगे दिसंबर में, दिसंबर का करेंगे जैन में, जैन का करेंगे फेब में, फेब का करेंगे मार्च में, ठीक है। और मार्च का नेक्स्ट ईयर चला जाएगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 मंथ्स का हम लोग पेमेंट करेंगे। अच्छा 11 मंथ्स का पेमेंट कितने एम्प्लॉय को करेंगे, 8 एम्प्लॉय को करेंगे। कितना करके, 33,000 करके। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 8 एम्प्लॉय 33,000 करके पेमेंट करना है पर मंथ, लेकिन 11 मंथ्स का पेमेंट करना है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर पैटर्न क्या है, हम लोग 1 मंथ एरियर में चल रहे हैं, तो एक चीज यहाँ हमें और भी इंक्लूड करना चाहिए। क्या इस ईयर एंड का जो मार्च का पेमेंट है, क्या वो अप्रैल में नहीं मिलेगा? मुझे एक चीज बताओ, जैसे इस मार्च का एंड का पैसा नेक्स्ट ईयर अप्रैल में मिलेगा, तो यहाँ पर ये जो 31 मार्च 19 जब कंप्लीट हो जाएगा तो 1 अप्रैल को अगर वो हम लोग का क्या बोलते हैं उसे, बिजनेस डे नहीं, क्या नाम दिया है यहाँ पर, यहाँ पर दिया है कि सो दैट द एम्प्लॉय फर्स्ट वर्किंग डे, ठीक है। अगर 1 अप्रैल हम लोग का फर्स्ट वर्किंग डे होता है, क्या हम लोग को 2019 का एंड मंथ का यानी 31 मार्च 2019 का पेमेंट क्या हमें 1 अप्रैल 2019 में मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये बताओ। मार्च का पैसा अप्रैल में मिलेगा, इस मार्च का अगर अप्रैल में मिलेगा तो इस मार्च का भी तो अप्रैल में मिलेगा। बोलो मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हाँ क्या मिलेगा। ये मिलेगा ना? कितना मिलेगा मुझे ये बताओ। 30,000 करके मिलेगा। 30,000 करके मिलेगा, 8 एम्प्लॉय को मिलेगा और 1 मंथ का मिलेगा। तो यहां पर हमें लिखना पड़ेगा सैलरी फॉर एम्प्लॉइज फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2019, ये भी मिलेगा। 8 एम्प्लॉइज ही है, एम्प्लॉइज में कुछ कम ज्यादा है नहीं, लेकिन प्रीवियस ईयर क्योंकि 30,000 पर मंथ करके चल रहा था तो वो 30,000 पर मंथ करके मिलेगा और 1 मंथ का मिलेगा। तो ऐसे करके 12 मंथ का पेमेंट होगा। ये हम लोग कैश आउटफ्लो निकाल रहे हैं। तो ये हो जा रहा है हम लोग का 8 इंटू 33,000 इंटू 11, 29,04,000 और ये हो जा रहा है 2,40,000, ये हो जाएगा 2,40,000। अच्छा, और भी हमारा एक कैश आउटफ्लो है ट्रेनी के रिगार्डिंग। ट्रेनी तो यहाँ था नहीं, ट्रेनी सिर्फ यहीं पर था, तो ट्रेनी को कितना पेमेंट होगा बता सकते हो? ट्रेनी को कितना कैश आउटफ्लो किया है? टोटल एक्सपेंस तो निकाल लिया, लेकिन कैश आउटफ्लो कितना किया है? क्योंकि पेमेंट का तरीका 1 मंथ एरियर है। तो ये बताओ कि ट्रेनी को दो ट्रेनी को 21,000 करके कितने मंथ का पेमेंट करना पड़ेगा? 5 मंथ का। 5 मंथ का। 1 मंथ कम हो जाएगा। फॉर अक्टूबर 2019 से लेके 31 मार्च 2020 तक का कितना हो जाएगा? 21,000 इंटू 2 एम्प्लॉई इंटू 5 मंथ, क्योंकि हम लोग 1 मंथ एरियर में पेमेंट कर रहे हैं। तो 5 इंटू 2 10,000, 10,000 इंटू 21,000 2,10,000,
ये कैश आउटफ्लो आ रहा है, दोनों बात में फर्क है। ये कैश आउटफ्लो कितना हो रहा है, मतलब पेमेंट कितना कर रहे हैं हम लोग, और इसके पहले हम लोगों ने निकाला था कि हम लोग का इस साल का खर्चा कितना हो रहा है, ठीक है। तो ये हो गया 33,54,000, 33,54,000 कैश आउटफ्लो करना पड़ेगा। और जो ड्यूरिंग द ईयर का एक्सपेंसेस है वो इतना है। फिर एक्सपेंसेस ज्यादा पेमेंट क्यों हो रहा है, क्योंकि हम लोग 1 मंथ गैप में चल रहे हैं, 1 मंथ एरिया। और वैसे भी यहाँ पर थोड़ा सा चेंजेस इसीलिए दिख रहा है क्योंकि हम लोग का यहाँ जो है यहाँ ट्रेनी, ये देखो यहाँ पर हम लोगों ने 12 मंथ 6 मंथ्स का ही लिया था, ये हम लोग का दिख रहा है। यहाँ पर हम लोग का 11 मंथ्स करके आ जा रहा है 33,000 ये वाला, और 1 मंथ का हम लोग का 30,000 करके आ रहा है। इसी वजह से थोड़ा सा गैप दिख रहा होगा। हाँ, ये 31 लाख, ये तो कम ही दिख रहा होगा 44,000, और ट्रेनी का हम लोग का आ गया 2,10,000, ये ओवरऑल मिला के दिख रहा है। वो अमाउंट के वजह से दिख रहा होगा। ये देखो हम लोग का यहाँ पर 33,000 करके, यहाँ पर 21,000 करके, यहाँ भी 33,000 करके, ये अमाउंट के वजह से जो है हम लोग का डिफरेंसेस दिख रहा है, नहीं तो नहीं दिखता, ठीक है। अगर सेम तरीके का होता तो भी दिखेगा, क्योंकि यहाँ पर हम लोग का क्या हो रहा है, यहाँ हम लोग 11 मंथ्स का दिखा रहे हैं 33,000 करके, फिर 1 मंथ का, जैसा बोला है हमें, ठीक है। तो आउटफ्लो, कैश आउटफ्लो और ड्यूरिंग द ईयर का एक्सपेंसेस में जो है डिफरेंसेस जरूर दिखेगा, क्योंकि हम लोग का यहाँ पर 1 मंथ एरियर दिखा रहा है, इसी वजह से। अच्छा, फिर बोल रहा है आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना हुआ 31 मार्च 20 का। 31 मार्च 20 में आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना है वो कैलकुलेट करने के लिए बोला है, तो यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं। आउटस्टैंडिंग सैलरीज फॉर 31 मार्च 2020, आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना है। तो 31 मार्च 20 का निकालने के लिए बोला है, तब कितने लोग काम कर रहे हैं, 8 एम्प्लॉइज का आउटस्टैंडिंग निकालना है और 2 ट्रेनी का निकालना है, ठीक है। तो आउटस्टैंडिंग कितना होगा, 8 एम्प्लॉइज का कितना आउटस्टैंडिंग हो रहा है 1 मंथ का, क्योंकि हम लोगों ने 1 मंथ का कम पेमेंट कर रहे हैं ना, क्योंकि 1 मंथ एरियर में चल रहे हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 33,000 इंटू 8 एम्प्लॉइज इंटू 1 मंथ, तो ये हो जाएगा 33 इंटू 8 करने से ही पता चलेगा 2,64,000, और 2 ट्रेनी का 21,000 करके 1 मंथ का एरियर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 42,000। तो यहाँ पर टोटल हो जाएगा 3,06,000, ठीक है। हम लोग को पूछा था आउटस्टैंडिंग कितना है, कितना हम लोग का ड्यूरिंग द ईयर का बाकी रह रहा है, वही यहाँ पर 12 मंथ्स के जगह 11 मंथ्स का पेमेंट करे तो इनका 1 मंथ का, और यहाँ पर 6 मंथ्स के जगह 5 मंथ का पेमेंट करे तो इनका 1 मंथ का। तो 1 मंथ का एक्सपेंसेस कितना है, 21,000 करके 2 ट्रेनी का 1 मंथ का, और 33,000 करके 8 एम्प्लॉय का 1 मंथ का। तो इसका मतलब टोटल हो गया 2,64,000 और 42, यानी 3,06,000, ये हम लोग का आउटस्टैंडिंग सैलरी कैलकुलेट हो गया। तो ये ऐसा एक छोटा सा क्वेश्चन हमें दे रखा था। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर दिया है क्वेश्चन नंबर 3, जहां पर हमें एक ट्रेडिंग पीएल प्रिपेयर करने के लिए बोला है, और काफी छोटा सा क्वेश्चन है। इसमें सिर्फ जो है क्लोजिंग स्टॉक 10 लाख का एडजस्टमेंट दिया और कुछ नहीं दिया है, ठीक है। चलो फटाफट बना लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर ended 31 March 2020। अच्छा देखो यहाँ पर ट्रेड रिसीवेबल, इन्वेंट्री, ये सब ट्रेड रिसीवेबल पहले दिया हुआ है, तो मुझे यहाँ पर बैलेंस शीट के लिए भी जगह तो रखना ही पड़ेगा। तो ये इतना हम पीएल के लिए रख देते हैं और नीचे बना लेते हैं बैलेंस शीट। ये मैंने शॉर्ट में लिख दिया, ठीक है। बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2020। अच्छा, सबसे पहले बोला है ट्रेड रिसीवेबल, लिख लेते हैं क्योंकि कुछ तो एडजस्टमेंट है नहीं, आउटर कॉलम में ही लिख लेंगे। ट्रेड रिसीवेबल 3,50,000। अच्छा, फिर बोला है ओपनिंग स्टॉक 5 लाख, टू ओपनिंग स्टॉक 5 लाख। अच्छा, कैश इन हैंड 5,60,000,
तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा, एकदम एंड में लिखेंगे कैश इन हैंड 5,60,000, वेजेस 3 लाख, तो ट्रेडिंग में लिखना पड़ेगा 2 वेजेस 3 लाख। अच्छा, इसके बाद बैड डेप्ट 50,000 पीएल में जाएगा। फर्नीचर फिक्सचर 1,50,000 एसेट में जाएगा। फर्नीचर एंड फिक्सचर 1,50,000। अच्छा, इसके बाद डेप्रिसिएशन 1,50,000 बोला है, ठीक है। अच्छा, अब फर्नीचर फिक्सचर भी दे दिया है, डेप्रिसिएशन भी ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया है। तो ट्रायल बैलेंस के अंदर होगा तो 2 बार तो एडजस्ट नहीं होता है, ट्रायल बैलेंस के अंदर जो भी डेटा होता है वो एक ही जगह पे पुट होता है। तो डेप्रिसिएशन इसका मतलब ऑलरेडी फर्नीचर फिक्सचर पे चार्ज कर दिया गया है, उसका अमाउंट दिया है, तो ये सिर्फ पीएल में जाएगा, ठीक है। ये देखो हम समझाते हैं क्यों ये सिर्फ एक ही जगह। पहला बात है कि जैसे एडिशनल इंफॉर्मेशन 2 जगह पे पुट होता है, ये कोई भी एक ही अकाउंट में जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर डिप्रिसिएशन ट्रायल बैलेंस के अंदर है, नॉर्मली बाहर इंफॉर्मेशन रहता है, हम लोग कैलकुलेट करते हैं और उसको पीएल में भी लिखते हैं और फर्नीचर फिक्सचर से भी लेस करके लिखना पड़ता, लेकिन ये हम साइड में लिख रहे हैं क्योंकि इसमें एडजस्टमेंट करना नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो, जब हमारा यहाँ दिया हुआ है, इसका मतलब फर्नीचर फिक्सचर से डिप्रिसिएशन लेस करके ही दिया हुआ है और डिप्रिसिएशन का अमाउंट दिया हुआ है, तो वो हम लोग का पीएल में जाना चाहिए। सैलरी 2,20,000। परचेज 12 लाख, ये परचेज जो है ये हो जाएगा, ये ना 12,50,000 होगा, थोड़ा सा गलत दिया हुआ है, ठीक है, इसे सही कर लेना है हमें। परचेज 12,50,000 होगा। प्लांट एंड मशीनरी 15,70,000। प्लांट एंड मशीनरी 15,70,000। क्रेडिट में कैपिटल 25 लाख, ट्रेड पेबल कैपिटल 25 लाख और ट्रेड पेबल 9 लाख। सेल्स 17 लाख। और बस और कुछ नहीं है, लास्ट में क्लोजिंग स्टॉक 10 लाख, तो बाई क्लोजिंग स्टॉक 10 लाख और बैलेंस शीट में भी लिखना पड़ेगा। आसान है क्वेश्चन, पता नहीं ऐसा क्वेश्चन आएगा आएगा नहीं, ये पता नहीं, नहीं ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, इतना हम बोल सकते हैं। दिया है तो कर लिया मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन, तो ये देखो यहाँ पर दिया है 10 लाख। ठीक है, सबसे पहले निकालेंगे ग्रॉस प्रॉफिट या लॉस जो भी हो रहा है। 10 लाख और 17 लाख, ये हम लोग का हो गया 27 लाख। 27, ये हो गया 12 और 5, 5 और 3 8, 8 और 12 हो गया 20, 20,50,000। तो 27 से 20,50,000 माइनस करना है। 6.5 मतलब 6,50,000 हो जाएगा। 6,50,000 जीपी, तो यहाँ पर वेजेस को थोड़ा सा ऊपर लिख लेते हैं। टू ग्रॉस प्रॉफिट 6,50,000, 27 लाख। अब ये हम लोग ब्रॉट डाउन करेंगे, यहाँ पर ये बैलेंसिंग फिगर लिख लेते हैं 6,50,000 को बाई ग्रॉस प्रॉफिट 6,50,000 टू नेट प्रॉफिट
अच्छा कितना होगा? 6,50,000 से अगर 50,000 लेस करेंगे 6 लाख, 6 लाख से 1 लाख लेस कर दिया 5 लाख, 5 लाख से 50,000 लेस कर दिया 4,50,000, 4,50,000 और 2,20,000, 2,30,000। अच्छा अब ये यहाँ पर ऐड करेंगे नेट प्रॉफिट 2,30,000, 25 और 2 27,30,000, 27 प्लस 9 मतलब ये हो जाएगा 36,30,000। इधर कितना आ रहा है देखते हैं। 1,50,000 प्लस 15,70,000 प्लस 3,50,000 प्लस 15,60,000, 36,30,000। हाँ नहीं, इस क्वेश्चन में ऐसा खास खास कुछ भी नहीं था, ठीक है, बस लिख के कर लिया। हाँ यहाँ एक चीज हमें जरूर दिखा कि अगर डिप्रिशिएशन, देखो ट्रायल बैलेंस के अंदर कोई भी एडजस्टमेंट रहे वो लेकिन एक ही बार पुट होता है, क्योंकि ये डिप्रिशिएशन का एक एडजस्टमेंट ये दिख गया। अगर कोई भी बड़े क्वेश्चन में ऐसा एडजस्टमेंट आ जाए कि डिप्रिशिएशन ट्रायल बैलेंस के अंदर है तो कहाँ लिखना चाहिए, तो हम लोग ऐसे इसका एडजस्टमेंट करेंगे, ठीक है। अच्छा अब नेक्स्ट देखो 4th नंबर, फिर से एक दूसरा टाइप का क्वेश्चन है, जैसे 2nd नंबर था जस्ट लाइक वैसा ही है, ठीक है। यहाँ पर बोला है मिस्टर कोटरीवाल इज एंगेज्ड इन बिजनेस ऑफ सेलिंग मैगजीन, ठीक है। तो ये जो है ये मैगजीन बेचते हैं। सेवरल ऑफ हिज कस्टमर पे मनी इन एडवांस फॉर सब्सक्राइबिंग हिज मैगजीन। तो मैगजीन लेने के लिए बहुत से कस्टमर उनको एडवांस में ही पैसा दे देते हैं, ठीक है। इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू ईयर 31 मार्च 2020 हैज बीन गिवन बिलो। बोल रहा है कि इस रिगार्डिंग 31 मार्च 2020 का कुछ इंफॉर्मेशन हमें दिया गया है। क्या दिया है? On 1/4/2019, he had a balance of 2 lakh advance from customer, of which 1,50,000 is related to the year 1920। ठीक है, इस बात को हम यहाँ पर ड्रॉ करके समझाते हैं। देखो क्या बोल रहा है, इस क्वेश्चन को समझना पड़ेगा, जैसे हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2 था। देखो यहाँ पर बोला है कि इनका मैगजीन बेचने का काम है और बहुत सारे कस्टमर मैगजीन लेने के लिए, सब्सक्रिप्शन लेने के लिए इनको एडवांस पे कर देते हैं। 1/4/19 में इनका एडवांस बैलेंस दिख रहा है, कस्टमर से लिया गया 2 लाख। तो यहाँ पर लिख देते हैं 1/4/2019 में इनका एडवांस दिख रहा है। एडवांस कहाँ से मिला? कस्टमर ने एडवांस कर दिया है, मतलब इनके लिए लाइबिलिटी है। कितना दिख रहा है? 2 लाख, ठीक है। अब कस्टमर ने क्यों इनको एडवांस दे रखा है? उनको मैगजीन लेना होगा, इसी वजह से। फिर क्या बोल रहा है? सेवरल ऑफ सॉरी ऑफ विच, इसमें से, ऑफ विच मतलब इसमें से 1,50,000 इज रिलेटेड टू द ईयर 1920। मतलब ये देखो, ये तो 1 अप्रैल 19 में शुरू हुआ है तो खत्म हो जाएगा 31 मार्च 20 का। और बोल रहा है 2 लाख में 1,50,000 जो है 1920 का है। 1920 मतलब यहाँ पर इज रिलेटेड टू 1920 दे दिया है। 1,50,000 इज रिलेटेड टू, यहाँ पर ये थोड़ा सा, ये 1819 होगा, ठीक है, इसको ठीक करना पड़ेगा। ये 1819 होगा, क्योंकि 1920 का पैसा बोल रहा है 2 लाख एडवांस फ्रॉम कस्टमर, ऑफ विच 1,50,000 इज रिलेटेड टू 1819, ठीक है। मतलब 1819 का जो अमाउंट है यहाँ पर 2 लाख, देखो हमें यहाँ पर एडवांस दिख रहा है 2 लाख का एडवांस। तब ये एडवांस क्यों है? ये एडवांस इसी, अच्छा अच्छा सॉरी, नहीं ठीक है, 1920 होना चाहिए। देखो मैंने थोड़ा सा गलत बता दिया, 1920 में ही ले लिया गया था अमाउंट, ठीक है। कब का? 1920 आया नहीं, उसके पहले ही एडवांस दिख रहा है, बात समझो। 1920 तो अब आना स्टार्ट हुआ है, 1920 ईयर अभी स्टार्ट ही हुआ है, और हम लोगों ने देखा कि 1920 के स्टार्टिंग में एडवांस 2 लाख दिख रहा है, और ये 2 लाख में से 1,50,000 1920 का ही लिया गया है, मतलब ये ईयर स्टार्ट नहीं हुआ है। और इस ईयर का जो मैगजीन का रिसीवेबल है वो उनका हो रखा है 1,50,000, ठीक है। तो हम लोग को यहाँ पर लिखना पड़ेगा, इसमें से इसको ऐसे हम लोग डिनोट करते हैं, एडवांस फॉर 1920 इज 1,50,000, ठीक है।
1,50,000। हम फिर से एक बार समझा देते हैं। हम लोगों ने ईयर ओपन किया, कब किया? 1 अप्रैल 19 को। हमें एडवांस दिख रहा है 2 लाख। एडवांस क्यों दिख रहा है? जरूर हम लोग का ये 1/4/19 का एडवांस का मतलब क्या है? ये कब का पैसा रिसीव कर लिया होगा? हम लोगों ने 1920 का किया तो भी एडवांस होगा, 2021 का किया तो भी एडवांस होगा, 21-22 का किया तो भी एडवांस होगा। ठीक है, तो अगर हम लोग कौन सा ईयर एंड हुआ है, अभी अभी हम लोग का 31 मार्च 2019 खत्म हुआ है और 1 अप्रैल 19 में हमारे पास एडवांस पैसा दिख रहा है मैगजीन के लिए 2 लाख। और ये एडवांस किन्ने दिया होगा? जिनको 1920 का मैगजीन का जरूरत होगा। तो एडवांस 1920 का इसमें 1,50,000 का है बोल रहा है। ठीक है, तो बाकी 50,000 कब का एडवांस है देखते हैं क्या बोला है। बोल रहा है कि वाइल रिमेनिंग, मतलब वही 50,000 पर्टेन टू द ईयर 2021, इसमें से जो 50,000 है वो 2021 का एडवांस है। अच्छा, तो 31 मार्च 21 का एडवांस इसमें से है हम लोग का यहाँ पर 50,000। ठीक है, इस पीरियड का एडवांस है। तो टोटल इनके पास 2 लाख एडवांस आ रखा है मैगजीन का, जिसमें से 1920 का 1,50,000 है और 50,000 जो है वो 2021 का है, ऐसा क्वेश्चन में बोल दिया है। ड्यूरिंग द ईयर 1920 ही मेड कैश सेल ऑफ 5 लाख। और इन्होंने 1920 में मैगजीन का कैश सेल किया है। ठीक है, कैश सेल किया है, वो है हम लोग का 5 लाख। 5 लाख का इन्होंने कैश सेल किया है। ठीक है, फिर क्वेश्चन में क्या बोला है, यहाँ पर टोटल इनकम कितना है 1920 का ये बताने के लिए बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 1 ये पूछा है टोटल इनकम बता दो 1920 का। अच्छा, यहाँ पर लिखते हैं कैलकुलेशन ऑफ इनकम फॉर द ईयर 1920। ठीक है, 1920 का कितना इनकम है, तो हमें सिर्फ 1920 का इनकम को रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। तो 1920 का इनकम कितना है? एक तो 5 लाख है, एक 1,50,000 है। देखो, हमें 1,50,000 पहले से ही मिल गया था, इसीलिए वो एडवांस था। लेकिन अगर हमें बोल रहा है 1920 का इनकम बताओ, तो 1920 में इन्होंने जो कैश सेल किया वो तो इनका 1920 का ही इनकम है। तो यहाँ पर लिख देते हैं कैश सेल से इनको कितना मिला? कैश सेल से इनको मिला है 5 लाख, वो 1920 का इनकम है। एज वेल एज जो उन्होंने प्रीवियस ईयर में एडवांस लिया था वो तो इस साल के लिए लिया था ना, तो इस साल का ही वो इनकम रिकॉग्नाइज्ड होगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर मनी रिसीव्ड इन एडवांस ड्यूरिंग previous year, that is 1890, 1,50,000। यहाँ पर लिख दो फॉर 1920। देखो, हम लोगों ने ये पैसा कहां से मिला होगा? यहाँ रिसीव किया होगा, यहाँ पर किसी भी डेट में रिसीव किया होगा। ये कौन सा ईयर है? ये हम लोग का 1890 होगा। यहाँ पर हम लोगों ने कहीं ना कहीं 1,50,000 रिसीव किया होगा। ये रिसीव किया जब तब लोगों ने बोल दिया कि मुझे नेक्स्ट ईयर का जो मैगजीन आएगा मुझे पहले दे दीजिएगा। ठीक है, मतलब ऐसे हो जाता है ना, मुझे पहले, तो वो मुझे पहले दे दीजिएगा, इस वजह से लोगों ने पैसा दे दिया। तो इनके पास टोटल एडवांस 1,50,000 आ गया। तो जब इन्होंने ईयर ओपन किया तब देखा इनके पास 1,50,000 का एडवांस है, मतलब इस साल का मैगजीन जो है उनका 1,50,000 का सेल होगा ही होगा, क्योंकि 1,50,000 रुपीज का पहले से बुकिंग हो चुका है। तो यहाँ पर 1,50,000 भी इनका इस साल का ही इनकम हो गया, यानी टोटल इनकम 6,50,000 हो गया फॉर द ईयर 2019-20। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट देखो, यहाँ पर बोला है टोटल मनी रिसीव ड्यूरिंग द ईयर। मनी रिसीव ड्यूरिंग द ईयर कितना है? मतलब जैसे हम लोगों ने यहाँ पर देखा था ना क्वेश्चन नंबर 2 में, एक तो ड्यूरिंग द ईयर का एक्सपेंसेस और कितना एक्सपेंसेस हम लोगों ने कैश आउटफ्लो करवाया, वैसे ही सिमिलर तरीके से ये तो इनकम दिखा दिया। अब हमें ये भी बताना है कि कितना इनकम हम लोगों ने अर्न किया है। ठीक है, वो हमें बताना है। इफ क्लोजिंग बैलेंस इन एडवांस फ्रॉम कस्टमर 1,70,000, बोल रहा है कि 31 मार्च 20 में एडवांस मिला है कस्टमर से कितना? 1,70,000 का। देखो, इस ईयर एंड में मिल गया, यहाँ का एडवांस होगा, मतलब यहाँ पर ऑलरेडी 50,000 एडवांस है, वो तो 1819 में लिया था, और 1920 में भी 2021 का एडवांस ले रखा है 1,70,000। और हमें बोल रहा है इस साल कितना इनकम कैश फ्लो हुआ है वो हमें बताना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर लिख के देखते हैं। देखो, यहाँ पर लिखते हैं
टोटल मनी रिसीव्ड 1920। तो कैश सेल से जो आया वो तो लिखेंगे ही लिखेंगे, कैश सेल ड्यूरिंग द ईयर 5 लाख, ये तो हमें रिसीव हुआ ही हुआ है। और उसके साथ और क्या रिसीव हुआ है यहाँ पर लिखेंगे, जो कस्टमर से हमें एडवांस मिला, एडवांस फ्रॉम कस्टमर ड्यूरिंग द ईयर, वो कितना होगा। देखो हम अकाउंट बना के भी दिखा देंगे, लेकिन ऐसे भी हम समझा सकते हैं। देखो यहाँ पर हम लोगों को पहले 2 लाख एडवांस दिख रहा था, मतलब ये रिसिप्ट तो पहले हुआ होगा, ये रिसिप्ट यहाँ पर हुआ होगा, इसका एक पोर्शन इस ईयर को बिलोंग कर रहा है और इसका कुछ पोर्शन यहाँ पर बिलोंग कर रहा है, लेकिन हमें दिखाना है कि कैश इनफ्लो कितना हुआ है। तो ये तो प्रीवियस ईयर का कैश इनफ्लो है, तो ये नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा, तो इसका मतलब ना 2 लाख का कोई भी पोर्शन हमारा कैश इनफ्लो बोल के ड्यूरिंग द ईयर का नहीं हो रहा है, ये पहले का हो रहा है, तो ये कैश इनफ्लो है। और यहाँ पर हमें दिखाया गया है कि ईयर एंड में हमें 1,70,000 एडवांस दिख रहा है, ठीक है। अच्छा, अब ये जो 1,70,000 एडवांस दिख रहा है, ये हमें रिसीव हुआ है बोल के ही एडवांस दिख रहा है, मतलब ये हम लोग का कैश इनफ्लो है। लेकिन यहाँ पर ये 1,70,000 क्यों दिख रहा है पता है, क्योंकि ये टोटल एडवांस हमें दिख रहा है, यानी इसमें ये 50,000 भी इंक्लूड होगा जरूर, ठीक है, क्योंकि हम लोग जब ईयर एंड में देख रहे हैं टोटल एडवांस, यहाँ पर देखो लैंग्वेज यूज हुआ है कि टोटल एडवांस। ये देखो, इफ द क्लोजिंग बैलेंस इन एडवांस फ्रॉम कस्टमर, अगर हम लोग डेटर अकाउंट ओपन कर रहे हैं तो टोटल हमारा एडवांस 1,70,000 दिख रहा है टोटल, यानी ये 50,000 भी दिख रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पर हम लोग का जो एडवांस कस्टमर से रिसीव हुआ है वो कितना है, 1,70,000 पूरा नहीं लिख सकते हैं, -50,000 करेंगे, क्योंकि ये तो पहले से रिसीव था, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1,20,000, यानी ये 6,20,000 हो जाएगा। और इस बात को और भी क्लियरली समझाने के लिए हम तुम लोग को एक डेटर अकाउंट, एडवांस फ्रॉम डेटर अकाउंट ओपन करके भी दिखा देते हैं। ये देखो, एडवांस फ्रॉम डेटर अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इस साल का बना रहे हैं, ठीक है, एडवांस फ्रॉम डेटर, तो एडवांस ओपनिंग में कितना है 2 लाख, 1920 का बना रहे हैं एडवांस अकाउंट, ठीक है। एडवांस लिए हैं, इनकम एडवांस है तो लाइबिलिटी है, तो यहाँ पर लिखेंगे बाई बैलेंस बीडी, कितना हो जाएगा 2 लाख। ये कौन से डेट का है, ये है 1 अप्रैल 2019 का। और क्लोजिंग एडवांस भी हमें बता दिया है 31 मार्च 2020 का, टू बैलेंस CD 1,70,000, ये हमें क्वेश्चन में बता दिया है कि टोटल एडवांस ईयर एंड में इतना दिख रहा है। ये कैसे आया, ये देखो यहां पर लिख के दिखाते हैं, 18-19 का 50,000 और 19-20 में लिया गया एडवांस यहाँ पर 1,20,000, ठीक है। ये तब जाके टोटल 1,70,000 हो रहा है। अच्छा, अब यहाँ पर हम लोग दिखा सकते हैं एडवांस सेल कितना हुआ है, एडवांस फ्रॉम कस्टमर जो लिया गया है, मतलब डेटर टू सेल, जो एडवांस सेल हुआ है वो कितने का हुआ है, एडवांस सेल इस साल, ये देखो डेटर को सेल इस बार कितना किया है 1,50,000, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर का हम लोगों ने रिसीव कर रखा था, बट ड्यूरिंग द ईयर का सेल था, तो डेटर अकाउंट है, तो हम लोग यहाँ पर डेटर टू सेल लिखेंगे, यहाँ पर लिख देते हैं 1,50,000। कैश सेल नहीं लिख सकते, कैश सेल में तो डेटर जनरेट नहीं होता है ना। अब टोटल कर लो, टोटल करने से कितना हो जाएगा, ये हो गया हम लोग का 3,20,000, और यहाँ पर 3,20,000 अगर हम लोग लेस कर देंगे तो यहाँ पर बैलेंस आ जाएगा 31 मार्च 20 को बाई बैंक, बाई साइड आ रहा है बाई, और बैंक आएगा डेटर से पैसा रिसीव कर रहे हैं, तो डेटर से कितना रिसीव कर रहे हैं, बैलेंस करके देखो 1,20,000, ठीक है। ये देखो यही वाला यहाँ पर आ जाएगा, या तो अकाउंट बना के कर लो या तो ऐसे कर लो, एडवांस फ्रॉम कस्टमर। ये देखो डेटर को हम लोगों ने सेल किया, तो कैश सेल तो नहीं आएगा, क्रेडिट सेल आ सकता है। अब ये क्रेडिट सेल मतलब एडवांस सेल, ठीक है, तो एडवांस फ्रॉम डेटर टू सेल्स, ये क्या है, ये एडवांस सेल है, एडवांस सेल। अब इसको हम लोग मतलब जब एडवांस में ले लेते हैं सेल्स, तो रिकॉग्नाइज तो ड्यूरिंग द ईयर को ही करेंगे ना, तो उसके आगे तो वो एडवांस सेल दिख रहा है, अब वो सेल के तरह दिख रहा है। तो यहाँ पर सेल किया है कस्टमर को 1,50,000, कैश सेल तो नहीं आता है, ये पहले से एडवांस था, ये इस साल के ईयर में एंड में एडवांस है, यानी कस्टमर से हम लोगों ने कितना रिसीव किया है 1,20,000, वो यहाँ पर दिखा देंगे कि कितना टोटल मनी रिसीव हुआ है। और इसके अलावा भी तुम लोग आसानी से ऐसे समझ सकते हो कि 2 लाख
जो एडवांस लिया था 18-19 में, उसका 1,50,000 इस ईयर से रिलेटेड है, 50,000 इस ईयर से रिलेटेड है, और क्वेश्चन बोल रहा है इस ईयर के एंड में टोटल एडवांस दिख रहा है, तो एडवांस में ये भी आ जाएगा। ठीक है, ये इस साल रिसीव जरूर किया है, लेकिन अगर मुझे बोले 20 में मेरा टोटल एडवांस कितना दिख रहा है, 20 में मेरा टोटल एडवांस दिखेगा 50,000 एज एन एडवांस दिखेगा, बिकॉज ये 2021 के लिए रिलेटेड हो गया, और बाकी यहाँ बोल रहा है टोटल 1,70,000, मतलब इस साल एडवांस रिसीव किया है हम लोगों ने 1,20,000। ठीक है, तो कैश रिसिप्ट कितना किया है, 1,20,000 किया है। तो वही चीज यहाँ पर अकाउंट बना के भी दिखा सकते हो, या फिर तुम लोग यहाँ पर डायरेक्टली देख के भी समझ सकते हो, क्योंकि ये कैश रिसिप्ट कब हुआ है, यहाँ पर हुआ है। ठीक है, ये यहाँ हुआ है, और 1,70,000 पूरा यहाँ नहीं हुआ है, क्योंकि टोटल एडवांस बोल रहा है, मतलब ये 50,000 को इंक्लूड करके बोल रहा है, यहाँ पर सिर्फ 1,20,000 रिसीव हुआ है, मतलब ये अमाउंट और ये अमाउंट का टोटल करने से कैश रिसिप्ट हम लोग को पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये कैश रिसिप्ट हो जाएगा 6,20,000। अच्छा, अब ये लास्ट क्वेश्चन 5th नंबर, इसके बाद कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर देखो हमें कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दे दिया है, उसको कंप्लीट करके दिखाना है। अच्छा देखो क्या दिया है यहाँ पर, मिस्टर बिरला इज अ प्रोप्राइटर एंगेज्ड इन बिजनेस फॉर ट्रेडिंग इलेक्ट्रॉनिक्स, एन एक्सपर्ट an expert from this, an expert from his trading and PL account is as follows। एक्सट्रैक्ट होगा वो मेरे हिसाब से शायद। ठीक है, तो जो भी हो, ये इनका ट्रायल ट्रेडिंग एंड पीएल का एक एक्सट्रैक्ट फॉर्मेशन दिया है, हमें इसको पूरा करके बताना है। अच्छा, यहाँ पर क्या क्या दे रखा है उसको हम लोग थोड़ा सा लिख लेते हैं फटाफट। ठीक है, इसको लिख लेते हैं तो हमें करने में आसानी रहेगा। यहाँ पर लिखते हैं, हम जस्ट अकाउंट बना ले रहे हैं। टू कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, हम इसको शॉर्ट में लिख ले रहे हैं COGS। ये गिवन है कितना, 45 लाख। अच्छा, इधर दिया हुआ है बाई सेल्स, ये हम लोग का फाइंड आउट करना पड़ेगा। इधर टू ग्रॉस प्रॉफिट, ये भी हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। फिर यहाँ पर टोटल हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा, इधर का भी टोटल हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, ये सब मिसिंग फिगर है। फिर टू रेंट टू ऑफिस एक्सपेंसेस, टू रेंट टू ऑफिस एक्सपेंस, रेंट है 26 लाख, ये गिवन है, और ऑफिस एक्सपेंसेस 13 लाख, सेलिंग एक्सपेंसेस फिल इन द ब्लैंक्स है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं टू सेलिंग एक्सपेंस, ये हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। अच्छा, उसके बाद कमीशन टू मैनेजर 2 लाख, टू कमीशन टू मैनेजर, ब्रैकेट में लिखा हुआ है नेट ऑन नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, ऑन नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। ये समझाएंगे क्या होता है। ये गिवन है 2 लाख, तो लिख लिया। फिर यहाँ पर नेट प्रॉफिट फिल इन द ब्लैंक्स है, टोटल भी हम लोग का इधर ब्लैंक है, इधर दे दिया है 60 लाख। अच्छा, और इधर बाई ग्रॉस प्रॉफिट बाई मिसलेनियस इनकम, बाई ग्रॉस प्रॉफिट बाई मिसलेनियस इनकम। ठीक है, तो जो भी फिल इन द ब्लैंक्स है उसे हम दूसरे कलर से लिखते हैं। सबसे पहला इधर अगर 60 लाख है, इधर हम लोग का 60 लाख आ जाएगा, तो ये एक आंसर तो हमें मिल गया जी का। ठीक है, इधर भी 60 लाख आएगा। अच्छा, अब यहाँ पर कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है, कमीशन बोल रहा है, कमीशन का रेट है 10%। ठीक है, अच्छा अब इसको हम कैलकुलेट करके बताते हैं। यहाँ पर बोला है कमीशन जो दिया गया है मैनेजर का, वो बोल रहा है कमीशन का रेट क्वेश्चन में बोल दिया है एट द रेट ऑफ 10% है, लेकिन कमीशन पे करने का अमाउंट है 2 लाख। यहाँ पर कमीशन का अमाउंट दिखाते हैं कितना बोल रहा है, 2 लाख बोल रहा है। ठीक है, अच्छा अब कमीशन कैसे पे किया गया है, नेट प्रॉफिट पे बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। इस चीज को बहुत से लोग ऐसे जो है याद कर लेते हैं कि हम लोग का कैलकुलेशन कैसे होगा। ये देखो हम यहाँ पर थोड़ा सा समझा के बताते हैं। देखो हमें बोला है बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, कमीशन इतना है 2 लाख है। अच्छा, तो हम लोग इसको ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ये देखो अगर ये कमीशन 10% बोल रहा है, तो इसका मतलब कमीशन कितना है, 10 रुपीज। ठीक है, और ये जो 10%, 10 डिवाइडेड बाई 100 है, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग
कमीशन, ये देखो कितना हो जाएगा 100, क्योंकि 10% का मतलब क्या, 10/100। ये क्या बोला है, कमीशन का रेट। कमीशन कैसे दिया जाता है, बिफोर चार्जिंग कमीशन। कमीशन दिया जाता है नेट प्रॉफिट पे बिफोर चार्जिंग कमीशन, मतलब कमीशन देने के पहले जो नेट प्रॉफिट होगा उस पे 10%। तो ये कमीशन 10 और नेट प्रॉफिट अगर 100 हुआ तो उस पे 10 रुपीज दिया जाएगा। ठीक है, तो इससे हम लोग कमीशन आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। ये 2 लाख हमें दिया हुआ है, तो रिवर्सली हम लोग ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि कमीशन चार्ज करने के पहले नेट प्रॉफिट कितना था। तो ये ऐसे यूनिटरी मेथड से कर सकते हैं। देखो 10 रुपीज कमीशन है, अगर नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन 100 है, तो 2 लाख का अगर कमीशन है तो नेट प्रॉफिट कितना होगा, 100 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 2 लाख। ठीक है, यही वाला मेन वर्किंग नोट है इसमें। तो यहाँ पर आंसर आएगा हम लोग का 20 लाख। ठीक है, 20 लाख आ रहा है, चेक करके देख लो। मैं यहाँ पर मैंने क्या लिंक किया, देखो हमें बोल दिया था कि कमीशन 10% है। कमीशन कैसे दिया जाता है, नेट प्रॉफिट पे। कमीशन चार्ज करने के पहले जो नेट प्रॉफिट रहता है उस पे 10%, तो 10/100 यानी 10 रुपीज कमीशन, जब नेट प्रॉफिट रहा 100 रुपीज कमीशन चार्ज करने के पहले। तो हम लोग को यहाँ कमीशन दे दिया है 2 लाख, तो हम लोग यूनिटरी मेथड करके कैलकुलेट कर सकते हैं 10 रुपीज कमीशन। If net profit 100, then 2 lakh commission, तो net profit 100/10 into 2 lakh यानी कि 20 लाख। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन 20 लाख। नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन 20 लाख, और नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन फिर कितना होगा, 20 लाख का नेट प्रॉफिट रहा कमीशन चार्ज करने के पहले, और कमीशन देने से प्रॉफिट कम हो जाएगा, क्योंकि प्रॉफिट से ही तो कमीशन देना पड़ेगा। तो ये कितना आना चाहिए, 18 लाख आना चाहिए। ठीक है, तो नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन कितना हो जाएगा, 18 लाख। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन में हम लोग का नेट प्रॉफिट चार्ज कर दिया है 2 लाख, तो अब जो नेट प्रॉफिट आएगा, कमीशन चार्ज कर दिया गया है 2 लाख, उसके बाद नेट प्रॉफिट निकाला गया है, तो ये कितना निकलना चाहिए, 18 लाख निकलना चाहिए। ठीक है, ये इसका मतलब 18 लाख आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो कमीशन कैलकुलेट हुआ है वो इसके पहले जो नेट प्रॉफिट आ रहा था उस पे, जो कि 20 लाख आना चाहिए। अभी हम लोग रीचेक भी कर सकते हैं इसे, ठीक है, कर लेंगे। फिर यहाँ पर बोला है कि कमीशन जो है, सॉरी, सेलिंग एक्सपेंसेस है 1% ऑफ टोटल सेल बोला है। ठीक है, सेलिंग एक्सपेंसेस बोला है 1% ऑफ टोटल सेल। ठीक है, तो यहाँ पर चेक करते हैं, सेलिंग एक्सपेंस 1% ऑन टोटल सेल्स। इसका मतलब ये देखो, अगर सेलिंग एक्सपेंसेस 1 रुपीज है तो सेल्स कितना हो जाएगा, 100 रुपीज, क्योंकि 1% मतलब 1/100। ठीक है, अच्छा अब हमारे पास डेटा क्या अवेलेबल है, डेटा तो वैसे कुछ अवेलेबल है नहीं, मुझे तो नहीं दिख रहा है डेटा कुछ अवेलेबल है। हाँ, एक चीज हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, इधर सेलिंग एक्सपेंसेस के अलावा बाकी सारे डेटा जो है हमें मिल गए। ये 60 लाख कैसे आएगा, तो ये हम लोग ऐसे करके कैलकुलेट कर सकते हैं ना। ये देखो, हम ये कहना चाह रहे हैं, इधर 26 लाख है, इधर 13 लाख और 2 लाख, ये सिर्फ फिल इन द ब्लैंक्स है, और टोटल 60 लाख है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पर ये देखो 60 लाख कैसे आ रहा है, 18 लाख प्लस 2 लाख प्लस 13 लाख और 26 लाख, तो ये आ रहा है 59 लाख, जबकि आना चाहिए 60 लाख। तो इसका मतलब 1 लाख का गैप आ रहा है, तो 1 लाख हम लोग बैलेंसिंग फिगर करके निकाल सकते हैं, क्योंकि इसमें और तो कोई डेटा है नहीं। तो हम लोग 1 लाख को बैलेंसिंग फिगर करके निकाल लिए कि 1 लाख हम लोग का सेलिंग एक्सपेंसेस होना चाहिए। अब सेलिंग एक्सपेंसेस बोला है टोटल सेल का 1% है, इससे हम लोग सेल्स निकाल लेंगे। अगर सेलिंग एक्सपेंसेस हम लोग का 1 लाख है तो सेल्स कितना हो जाएगा, 1 रुपीज सेलिंग एक्सपेंसेस पे 100 रुपीज सेल होता है, तो 1 लाख सेलिंग एक्सपेंसेस होने पे हम लोग का सेल का अमाउंट जो है वो कितना हो जाएगा। तो ये देखो यूनिटरी मेथड, 1 रुपीज के लिए 100, तो 1 लाख के लिए कितना हो जाएगा, 1 लाख इंटू 100 ज्यादा होगा। ठीक है, 1 लाख इंटू 100 यहाँ पर कर लेते हैं, ये देखो 1 लाख इंटू 100 हो जाएगा सेल का वैल्यू, यानी कितना हो जाएगा 100 लाख।
ठीक है, ये देखो सेलिंग एक्सपेंसेस अगर 1 रुपीज है, इससे पता चल रहा है, तो सेल्स 100 है। सेलिंग एक्सपेंसेस हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया 1 लाख है, तो सेल कितना है 100 लाख, तो ये 100 लाख हम लोग सेल्स के गैप में लिख देंगे। ठीक है, ये 100 लाख हम लोग सेल के यहाँ पर लिख देंगे। जैसे ये लिखा, क्योंकि यहाँ कुछ और नहीं है, तो ये 100 लाख हो जाएगा टोटल में, और यहाँ ये भी 100 लाख हो जाएगा, और इससे इसको माइनस करने पे हम लोग को ग्रॉस प्रॉफिट मिल जाएगा, तो ये 55 लाख हो रहा है बैलेंस करने से। ठीक है, अब यहाँ पर 55 लाख लिख लेते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन हो गया। अब ये 55 लाख है, ये 60 लाख है, तो मिसलेनियस इनकम को बैलेंसिंग फिगर कर लेंगे तो 5 लाख आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर अगर हमें फिल इन द ब्लैंक्स दे दे, जैसे बचपन में तुम लोग फिल इन द ब्लैंक्स किए होगे, तो यहाँ फाइनल अकाउंट्स में अगर दे दे तो हम लोग ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। और हाँ, एक चीज जो हम बता रहे थे कि नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन हम लोग का कितना आया था, 20 लाख आया था। क्या सच में हम लोग का 20 लाख आ रहा है कि नहीं, क्या हम लोग चेक कर सकते हैं? बिल्कुल चेक कर सकते हो। देखो कैसे करके चेक करोगे, लास्ट पॉइंट यही बताएंगे। ये देखो 55 लाख, ठीक है, प्लस 5 लाख 60 लाख हो गया। 60 लाख और यहां से एक्सपेंसेस को लेस करेंगे, 26 लाख माइनस 13 लाख माइनस 1 लाख, देखो कितना आया 20 लाख आ गया। अब इस पे कमीशन दिया गया था 10%, ठीक है, तो ये हम लोग का 2 लाख आ गया। तो उसके बाद नेट प्रॉफिट कितना आएगा 18 लाख। तो ये कौन सा नेट प्रॉफिट है, ये नेट प्रॉफिट लिखा तो नहीं है, बट ये आफ्टर चार्जिंग कमीशन है, आफ्टर चार्जिंग कमीशन। और अगर बिफोर चार्जिंग कमीशन देखें तो वो हम लोग का कितना है, 20 लाख आ रहा है, तभी ये 2 लाख आएगा। ठीक है, तो ये देखो हम लोग का ये वाला कंप्लीट हो गया, और फाइनल अकाउंट्स में कुछ बाकी नहीं है अभी। बस हम लोग अगर टेस्ट वगैरह लेंगे तो वहां पर अलग अलग और भी अकाउंट्स प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, फिर आज इतना ही करते हैं।